हेलो दोस्तों, जिस तरह आपको पता है कि बीपीएससी के द्वारा एडीओ का एग्ज़ाम 14 अप्रैल से होने वाला है। उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे खान सर का। जो जीएस प्रैक्टिस सेट का आज ये दूसरा वीडियो है विस्तृत व्याख्या के साथ। और आपको भी पता होगा कि हम लोग टोटल 70 सेट करने जा रहे थे। आज इसका ये 5वां वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। और वहाँ पर जो मैं अभी आपको 100 क्वेश्चन का विस्तृत व्याख्या करूँगा 1-1.5 घंटा में, उसका आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। वीडियो देख लिए, पीडीएफ पढ़ लिए और फिर जाके क्विज कर लिए, बस हो गया कंप्लीट। फिर अगला आप काम कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में किसमें टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। तो विद्युत बल्ब में हम लोग टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। टंगस्टन का प्रयोग हम लोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट तंतु बनाने के लिए करते हैं, जिसका टंगस्टन का रासायनिक प्रतीक डब्ल्यू होता है, जिसे वॉल्फ्रेम कहते हैं। इसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट लगभग में 3422 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो सभी धातुओं में सर्वाधिक है। पूछेगा सभी धातुओं में सर्वाधिक गलनांक किसका होता है? तो टंगस्टन का होता है, लगभग में 3500 डिग्री सेल्सियस। इसका वाष्प दाब बहुत कम होता है, जिससे यह उच्च तापमान पे नहीं पिघलता है। इसका जो वाष्प दाब होता है ना, ये बहुत कम होता है। इसका भारत में टंगस्टन का मुख्य उत्पादन मुख्य रूप से डोगना खान राजस्थान से होता है। पूछ सकता है टंगस्टन का मुख्य उत्पादन कहाँ से होता है? तो डोगना खान राजस्थान से होता है। बल्ब में अक्रिय गैस के रूप में आर्गन या नाइट्रोजन भरी जाती है ताकि टंगस्टन का ऑक्सीकरण ना हो। आप लोग का जो बल्ब होता है ना, उसमें अक्रिय गैस के रूप में आर्गन या नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं ताकि टंगस्टन का ऑक्सीकरण ना हो। इसी के लिए उसमें भरते हैं। हीटर या प्रेस का तार नाइक्रोम का मिश्र धातु का बना होता है। हीटर और जो प्रेस होता है ना, उसका तार नाइक्रोम का बना होता है। टंगस्टन की कठोरता के कारण इसका प्रयोग भारी मशीनों में के रक्षा उपकरणों में भी करते हैं। जो टंगस्टन है, इसकी कठोरता के कारण इसका प्रयोग हम लोग भारी मशीन और रक्षा उपकरणों में भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत में सन 1855 में भारत में सन 1855 में प्रथम जूट उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था? आपको बताना है। तो ये रिसडा में हुआ था। प्रथम जूट उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था? ये रिसडा में स्थापित हुआ था। रिसडा में स्थापित हुआ था। भारत का पहला जूट मिल 1855 में कलकत्ता के पास हुगली नदी के किनारे रिसाडा में स्थापित की गई थी। यह मिल की स्थापना ब्रिटिश व्यवसायी जॉर्ज एक्लैंड और बाबू बिशुबन सेन ने की थी। इसकी स्थापना किसने की थी? एक ब्रिटिश व्यवसायी थे, जॉर्ज एक्लैंड और बाबू बिशुबर सेन ने की थी। जूट को गोल्डन फाइबर या सोने का रेशा कहा जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है और जूट के निर्यात में भारत का स्थान बांग्लादेश के बाद दूसरे स्थान पर आता है। भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 में की गई थी। भारतीय जूट निगम की स्थापना कब की गई थी? 1971 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन इंटरनेशनल जूट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय बांग्लादेश के ढाका में है। पश्चिम बंगाल भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादक राज्य है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। भारत में सन 1904 को प्रथम सीमेंट फैक्ट्री संयंत्र कहाँ स्थापित की गई थी? तो चेन्नई में किया गया था। भारत में सन 1904 को प्रथम सीमेंट उद्योग का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? चेन्नई में किया गया था। भारत में पहला सीमेंट कारखाना 1904 में मद्रास वर्तमान चेन्नई में स्थापित किया गया है। इसे साउथ इंडिया इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा स्थापित किया किसने किया था? साउथ इंडिया इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जो असफल रहा। जो ये बना था ना, ये असफल रहा। भारत का पहला सफल सीमेंट कारखाना 1914 में पोरबंदर गुजरात में इंडियन सीमेंट कंपनी द्वारा लगाया गया था। कहाँ पे? 1914 में पोरबंदर गुजरात में इंडिया सीमेंट कंपनी द्वारा लगाया गया था। सीमेंट उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर, लाइमस्टोन, सिरका, एल्युमिनियम और जिप्सम होता है। फिर आता है पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार 1824 में जोसेफ एपिडिसन ने किया था। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार 1824 में जोसेफ एपिडिसन ने किया था। सीमेंट जमाने की दर को धीमा करने के लिए उसमें जिप्सम CaSO4 2H2O मिलाया जाता है। ये ACC एसोसिएट सीमेंट कॉरपोरेशन कंपनी की स्थापना 1936 में की गई थी। जो हम लोग ACC सीमेंट देखते हैं ना, इसकी स्थापना 1936 में की गई। इसका पूरा नाम है एसोसिएट सीमेंट कंपनी।
भारत विश्व में सीमेंट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, पहला स्थान पे चीन आता है। आइए क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए। एक एक पॉइंट जो आप पढ़ रहे हैं वो सब एग्जाम रिलेटेड है, कोई भी फालतू पॉइंट मैंने इस बार नहीं डाला। अगला बार में कुछ गड़बड़ हो गया था, पर इस बार एकदम नहीं, एकदम एग्जाम रिलेटेड होना चाहिए हम लोग का पढ़ाई। भारत में मीथेन का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? भारत में मीथेन का सबसे बड़ा स्रोत वो धान का खेत है। भारत में जो मीथेन उगता है उसका सबसे बड़ा स्रोत कौन है? तो वो धान का खेत है। जल से भरे धान की जल बोल रहे, हाँ, जल से बने पानी से भरे जल से भरे धान के खेत, वाटर लॉगेट बॉडी फीड मीथेन गैस CH4 का मुख्य प्रमुख कृत्रिम स्रोत है। जो हम लोग का धान का खेत होता है ना, वहाँ पे जो पानी, जो धान का खेत में जो पानी भरा रहता है वो मीथेन गैस का सबसे प्रमुख कृत्रिम स्रोत होता है। मीथेन गैस जिसे मार्स गैस भी कहा जाता है क्योंकि यह दलदलीय स्थानों से निकलती है। मीथेन CH4 एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है। जुगाली करने वाले पशु जिसे रमीमेंट एनिमल भी मीथेन का उत्सर्जन करती है। बायोगैस या गोबर गैस मुख्य घटक मीथेन है जो 50 से 75% तक होता है। CNG मुख्य रूप से मीथेन का 80 से 90% होता है, जबकि CNG में मीथेन 80 से 90% तक होता है। कोयले के खदानों में विस्फोटक का मुख्य कारण वायु के साथ मीथेन का मिश्रण है। आर्द्र भूमि मीथेन का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत होता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या कितनी है? हम लोग का देखिए क्षेत्रफल तो 2.4% है, पर हम लोग की जो जनसंख्या है वो लगभग में 17% है, जो भी 17.5% होना चाहिए, पर 17% ठीक है। हम लोग का क्षेत्रफल 2.4% है और क्षेत्रफल 17% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर विश्व का 2.4% है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरा 2011 के अनुसार से और वर्तमान अनुमान में प्रथम स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। जो भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति, कितना व्यक्ति? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 के अनुसार। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, लगभग में 20 करोड़ लोग। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब कि आप एक सीरियस एस्पिरेंट है और आपको चाहिए कुछ सुविधा जिससे आप अपने एग्जाम को पार कर सके। इसी के लिए हम लोग लेकर आए हैं बीपीएससी का जो पूर्वालोकन का बुक है घटना चक्र का, जिसको बीपीएससी PYQ, इसका हम लोगों ने टेंशन खत्म कर दिया है याद करने का। क्यों? क्योंकि अब याद करिए आप लोग टेलीग्राम MCQ और बोर्ड के माध्यम से, मतलब कि आप ये पूर्वालोकन का बुक है उसको आप टेलीग्राम में MCQ और बोर्ड के माध्यम से रिवीजन कर सकते हैं। इसमें आपको पूरा बुक का टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज फुल बुक मिलेगा, प्लस एग्जाम रिलेटेड आपको व्याख्या भी मिलेगा, प्लस आपको ओरिजिनल बुक का PDF, और हम लोग जो इस बुक का व्याख्या जो करा रहे हैं यूट्यूब चैनल में उसका भी PDF जो बहुत ज़्यादा विस्तृत, जैसे अभी का क्वेश्चन में विस्तृत व्याख्या देखते हैं ना, उसी तरह इसका क्वेश्चन का भी, हर क्वेश्चन का विस्तृत व्याख्या का जो PDF है वो हमारे सिर्फ प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इसका ओरिजिनल प्राइस तो 99 रुपये है, पर मैं शुरुआत के 50 छात्रों को ये मैं 49 रुपये में दे रहा हूँ। अगर आपको ये लेना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़िए, वहाँ पर आपको बताया गया है कैसे मिलेगा और इसका लिंक हमारे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए दोबारा करते हैं पढ़ाई का, अब कोई ऐड नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं हुआ है? तो वो कौन सा है? तो नीलगिरी को है, सुंदरवन को है, मन्नार की खाड़ी, मतलब सभी को मिल चुका है। आइए इसका देखते हैं व्याख्या को। भारत में कुल 18 गो बायोस्फीयर रिजर्व है। कितना हमसे पूछ सकता है भारत में कुल कितना बायोस्फीयर रिजर्व है? तो 18 गो बायोस्फीयर रिजर्व है, और जिसमें भारत में और वर्तमान में 12 को जो देखिए हम लोग के भारत में कुल 18 को बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से 12 को बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया, जिसे MAB सूची कहते हैं, उसमें शामिल किया है। आइए हम लोग 12 को एक बार देखते हैं अच्छा से। सबसे पहले नीलगिरी 1986 में आया, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जो यूनेस्को में शामिल है। फिर मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, ये सुंदरवन पश्चिम बंगाल के यूनेस्को सूची में है। सबसे नवीनतम यूनेस्को मान्यता प्राप्त रिजर्व में पन्ना मध्य प्रदेश में, जो 2020 में आया था।
नीलगिरी को 1986 में आया, फिर मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में आया, और जो सबसे नया जो है ना वो पन्ना है जो मध्य प्रदेश में, इसको 2020 में जाया गया। और सबसे बड़ा जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कच्छ का रण गुजरात में है। सबसे बड़ा कौन है? कच्छ का रण गुजरात में है। सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व आपका डिब्रू सुखोवा असम में पड़ता है। डिब्रू सुखेवा असम में पड़ता है। आपको यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखें। राज्य और उनके भौगोलिक क्षेत्रों के वनच्छादित भाग, क्या बोलता है कि राज्य और उनके भौगोलिक क्षेत्रों के वनच्छादित भाग के प्रतिशत के युग्मों का कौन सा युग्म सुमेलित है? तो आपको बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित है। तो इसमें बहुत सारा सुमेलित है, सीधे आंसर देखते हैं। आइए, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट ISFR के अनुसार प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण मिजोरम में 84.53% है। अरुणाचल प्रदेश में वनावरण लगभग में 79.33% है। मेघालय में वनावरण लगभग में 76% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। हरियाणा में सबसे कम वनावरण प्रतिशत वाला है। हरियाणा में सबसे कम वनावरण प्रतिशत है। फिर अगला क्वेश्चन आपका आता है राष्ट्रीय वन नीति। आपका पॉइंट है राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कुल 33% भागों पर वन होना आवश्यक है। कितने परसेंट भागों पर? 33% वन होना चाहिए। जबकि हमारे 2021 के रिपोर्ट के अनुसार 24.62% ही वन है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये देहरादून में है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखें। अरावली पर्वत, अरावली तो हाईलाइट भी था। अरावली के पश्चिम में राजस्थान के पूर्वी भाग की अपेक्षा कम वर्षा क्यों होती है? जो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वो अरावली का जो पश्चिमी भाग है वो राजस्थान के पूर्वी भाग की अपेक्षा कम वर्षा क्यों होती है? अरावली के दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर के समानांतर है, इस कारण होता है। ये इसका कारण भी सही है और उसका व्याख्या भी सही है। इसको अच्छे से डिटेल में क्लियर करते हैं। अरावली पर्वत दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के समानांतर स्थित है। मतलब मान लीजिए अरावली पर्वत है ना, तो इसके समानांतर आता है, जिसकी वजह से ये टकराता नहीं है और निकल जाता। वही बोल रहा है कि अरावली पर्वत दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर के समानांतर स्थित है और समानांतर होने के कारण यह मानसूनी हवाओं को रोक नहीं पाता है, जिसमें पश्चिम भाग थार मरुस्थल वर्षा नहीं होती है। बंगाल की खाड़ी शाखा से अरावली के पूर्वी भाग में वर्षा होती है। जो अरावली का जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है ना, उससे अरावली के पूर्वी भाग में वर्षा होती है। और अरावली बोल नहीं पा रहे। अरावली विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला आपको, और यह अवशिष्ट पर्वत है। जो अरावली पर्वत है ये प्राचीन वलित पर्वतमाला है जिसको फ्लोड माउंटेन करता है और यह अब एक अवशिष्ट रूप हो चुका है। अरावली की ऊंचाई सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो 1722 मीटर है और यह माउंट आबू में स्थित है। कहाँ पर है? माउंट आबू में स्थित है। यह पर्वतमाला गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक विस्तृत है। दिल्ली में से रायसीना हिल्स के नाम से जाना जाता है। यह एक जल विभाजक वाटर डिवाइडेड के रूप में कार्य करता है। अगला देखते हैं निम्नलिखित की तुलना में अगला क्वेश्चन 9 नंबर। निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना कीजिए। हम लोग को क्या करना है? हिमालय नदी का प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करता है। पहला पॉइंट है अधिकांश हिमालय नदियाँ बारहमासी होती है। ये बात बिल्कुल सही है, बारहमासी होती है। ढाल अधिक खड़ी होती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। और अधिक क्षरण के कारण बनती है, ये भी बात सही है। तो तीनों बात सही है। हिमालय नदी बारहमासी होती है क्योंकि इसका स्रोत ग्लेशियर हिमनद है और वर्षा दोनों जो हिमालय नदियाँ हैं वो ग्लेशियर से तो पानी लेती हैं और वर्षा से भी पानी लेती है, 12 महीना होती है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है और केवल वर्षा पर निर्भर करती है। वही हिमालय नदियाँ युवा अवस्था में है और तीव्र ढलान में बहती है जिससे भी आकार की घाटी या गॉर्ज बनता है। हिमालय नदी कैसा आकार बनाता है? तो भी आकार की घाटी या गॉर्ज बनाता है। जबकि प्रायद्वीपीय नदी पुरानी होती है, उथली है और यू आकार की घाटियां बनाती है। प्रायद्वीपीय नदी कैसे बनाती है घाटी? यू आकार की, हिमालय नदी भी आकार की। अगला पॉइंट देखिए, हिमालय नदियां नरम चट्टानों में बहने के कारण अधिक अपरदन करती है और गाद लाती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां कठोर चट्टान धरातल में बहती है अतः कम अपवर्दन करती है। हिमालय नदियां विसर्प करती है और अपना मार्ग बदलती रहती है। जैसे कोसी हिमालय नदी जो है ना ये विसर्पण करती है। जैसे मान लीजिए यहाँ से आया ऐसे मुड़ गया वैसे ही ज़्यादा विसर्पण अधिक होता है और अपना मार्ग बदलती रहती है। जैसे उदाहरण के लिए कोसी नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ
डेल्टा बनाती है, लेकिन नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी बनाती है। जो अधिकांश जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियां हैं ना, वो लोग डेल्टा बनाती है, पर जो नर्मदा नदी है वो एस्चुरी बनाती है। नर्मदा और ताप्ती नदी एस्चुरी बनाती है, और नर्मदा और ताप्ती नदी जो पश्चिम की ओर गिरती है, बाकी सब अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां पूर्व की ओर गिरती है। आइए 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए। विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। आपको बताना है कि विश्व का वृहत्तम डेल्टा कहाँ निर्मित होता है, तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा निर्मित होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा निर्मित होता है। आइए देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों से मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन बनता है। यह डेल्टा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में विस्तृत है। यह सुंदरी नामक वृक्षों की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। यह प्रसिद्ध रॉयल टाइगर या प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। डेल्टा का आकार त्रिभुजाकार या चापाकार होता है। मिसौरी नदी पंछी के पंजे के आकार में डेल्टा बनाती है। हवांग जो नदी है वो चीन का शोक या पीली नदी कहा जाता है। 11 पर्वत चोटियों के समूह की ऊंचाई के घटते क्रम में क्या सही होगा। 11 पर्वत चोटियों में देखा कि समूह में पर्वतों की चोटियों के समूह में ऊंचाई के घटते क्रम में कौन सा क्रम सही नहीं है, तो बताना है कि कौन सा सही है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका सबसे ऊंचा कौन सा होता है, तो माउंट एवरेस्ट है, उसके बाद कंचनजंगा है और धोलावीरा है। आइए, माउंट एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है और उसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, जो नेपाल और चीन में पड़ता है। जबकि K2 गॉडविन ऑस्टिन है, विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर, जो POK भारत में पड़ता है। फिर आता है कंचनजंगा, विश्व की तीसरी और भारत में स्थित नवोदित सबसे ऊंची चोटी है और ऊंचाई 8,586 मीटर सिक्किम में है। लहासे चौथा सबसे ऊंची चोटी है जो 8,516 मीटर का है। मैकालू पर्वत 8,485 मीटर का है। धोलावीरा सातवीं सबसे ऊंची चोटी और ऊंचाई 8,172 मीटर नेपाल में है। जो नंगा पर्वत है ये हमारा भारत का जो पाकिस्तान ने POK कब्जा कर लिया है ना। एक मिनट, फिर से एक बार करते हैं। नंगा पर्वत भारत में पड़ता है। नंगा पर्वत कहाँ, तो भारत POK में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,126 मीटर है। जो नंगा पर्वत है ना वो आपको POK में मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अगर आरोही क्रम देखा जाए, मैंने बड़ा से छोटा के क्रम में देखा जाए, सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट है, फिर कंचनजंगा है, फिर धोलावीरा है। आइए 17 नंबर देखें। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं लगती। जो म्यांमार है उनके साथ कौन कौन राज्य अपनी सीमा लगाता है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम लगाता है। भारत और म्यांमार के बीच 43 किलोमीटर लंबी सीमा है। सीमा बनाने में 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम है। इसे अराकान योमा पर्वत श्रेणी द्वारा द्वितीय प्राकृतिक रूप से अलग करता है। जो हमारा म्यांमार और भारत है उसको कौन करता है प्राकृतिक रूप से अलग, तो अराकान योमा पर्वत द्वारा प्राकृतिक रूप से अलग करता है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था तथा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 को ये भारत से अलग होता है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन को बीच अरुणाचल प्रदेश की सीमा बनाता है। कहाँ बनाता है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा बनाता है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान तथा बांग्लादेश की भी सीमा बनाता है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से 4,096 किलोमीटर के साथ है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर के साथ है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको बताना है कि वित्त आयोग क्या है। एक संवैधानिक निकाय, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 280 का, तो ये भी सही है। इसकी सिफारिशें सलाहकारी होती है, ये भी सही है। और चौथा वाला, इसमें से 2 अर्थ हैं, संवैधानिक नहीं, संवैधानिक नहीं, संवैधानिक होता। चलिए देखते हैं, 2 अर्थ है, डिटेल में पढ़ेगा, क्लियर हो जाएगा। वित्त आयोग यह एक संवैधानिक निकाय है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना कि संवैधानिक। मैंने इसके संविधान में चर्चा है, आर्टिकल 280 में से संवैधानिक हुआ। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा हर 5 वर्ष में किया जाता है। वित्त आयोग की सिफारिशें सरकार के लिए केवल सलाहकारी एडवाइजरी होती है, बाध्यकारी नहीं है। पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष KC नियोगी थे। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, 1951 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष KC नियोगी थे। फिर आता है वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा करना। जो वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा करना। फिर आता है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह है। जो 15वां वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है, तो उसके अध्यक्ष NK सिंह है। जबकि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अरविंद पनगड़िया है। राज्य वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 243 आई पंचायतों के लिए है।
फिर आता है क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? तो कौन कौन योग्यता है? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, लोकसभा के सदस्यों की योग्यता होना चाहिए, संसद के सदस्य नहीं होना चाहिए उसे। आइए इसका डिटेल में पढ़ते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति को संसद या विधानमंडल में किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, अनुच्छेद 59 के अनुसार। फिर कहता है राष्ट्रपति के पद की योग्यता 58 में दिया गया। राष्ट्रपति पद की योग्यता किसमें है? अनुच्छेद 58 में वर्णित है। न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 35 वर्ष है। उसे लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखनी चाहिए, लेकिन संसद सदस्य नहीं होना चाहिए। मैंने उसके पास योग्यता हो, मैंने हम कर सकते हैं पर करेंगे नहीं। उसे लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, लेकिन सदस्य नहीं होना चाहिए। उसे भारत के नागरिक होना अनिवार्य है, जन्म से नागरिक होना चाहिए, पर ये कंडीशन नहीं है कि उसे जन्म से ही नागरिक हो, बस उसे नागरिक होना चाहिए। पर अमेरिका में क्या होता है, अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपको वहाँ पे जन्म से ही आपको वहाँ का व्यक्ति होना चाहिए। उसे लाभ का पद ऑफिस ऑफ पोस्ट पर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के तहत अनुच्छेद 55 के में है। राष्ट्रपति की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश CGI दिलाता है, अनुच्छेद 60 के तहत। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से धर्म की निष्पक्षता में कौन से मौलिक कर्तव्य? आपको बताना है कि धर्म की निष्पक्षता में कौन सा मौलिक कर्तव्य है, तो कौन सा है? इसमें से एक से ज्यादा है, चलिए देखते हैं। भारत धर्मनिरपेक्षता सेकुलर प्रगतिशील और गत्यात्मक डेमोनाइक दोनों मानी जाती है। पंथ निरपेक्ष शब्द प्रस्तावना के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। भारत में धर्मनिरपेक्षता सर्वधर्म समभाव सभी धर्मों को समान के सिद्धांत पर आधारित है। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता राज्य और धर्म का पूर्ण अलगाव करता है। भारत में राज्य धार्मिक मामलों के सकारात्मक हस्तक्षेप कर सकता है। पॉजिटिव सेकुलरिज्म जैसे सबरीमाला केस में है। SR बम्बई मामला 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने धर्मनिरपेक्षता को संविधान का मूल ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया था। वही अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। भारत में अपना कोई राजकीय धर्म स्टेट रिलीजन नहीं है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 16 देखें। भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना चाहिए भारत में जो संघवाद का संदर्भ है उसमें कौन सा कथन सत्य है। तो ये एक अर्धसंघीय राज्य है। अर्धसंघीय माने इसमें क्या होता है, एक अर्धसंघीय राज्य केवल अंतर्गत आता है ये। ठीक है, भारत एक संघवाद का परिणाम है। देखिए क्या बोलता है केसी व्हीलर। कौन सा? केसी व्हीलर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय, जो केसी व्हीलर जो व्यक्ति थे ना, केसी व्हीलर, उन्होंने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय सेक्युलर फ्रीडम कहा था। भारतीय संघवाद में एकात्मक यूटिलिटी और संघ दोनों विशेषताएं हैं। भारतीय संघवाद में एकात्मक और संघ दोनों की विशेषताएं हैं। फिर आता है आपका अनुच्छेद 1 में भारत के राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संघवाद कनाडा के मॉडल पर आधारित है। सशक्त केंद्र के साथ संघ है। एकल लक्षण, एकल नागरिकता, एकल संविधान, राज्यपाल की नियुक्ति और राज्यपाल और आपातकाल है। फिर आता है संघीय लक्षण। देखा जाए तो हमारा लिखित संविधान है, शक्तियों का विभाजन है, जैसे अनुसूचियां 7 है, और न्यायिक स्वतंत्रता है। जबकि गेवलिन ऑस्टिन ने इसे सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा था। जो हमारे गैनविले ऑस्टिन व्यक्ति थे ना, उन्हें हमारे संविधान को सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा था। आइवर जेनिंग ने इसे मजबूत केंद्रीकरण वाला संघ कहा था, जबकि आइवर जेनिंग ने इसे मजबूत केंद्रीकरण वाला संघ कहा था। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में सत्य है? तो क्या ये एक से अधिक देशों में स्वामित्व रखते हैं? बिल्कुल सही है। लोकल निर्माताओं से संयुक्त उत्पादन करते हैं, प्रौद्योगिकी लाना करते हैं और एक से अधिक होगा इसमें। आइए इसके बारे में जानते हैं और डिटेल में। बहुराष्ट्रीय कंपनी जिसे MNC का वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन सेवाओं का नियंत्रण रखती है। MNC मेजबान देशों की नई प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी मास्टर और पूंजी निवेश FDI लाती है। ये अक्सर स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम ज्वाइंट वेंचर स्थापित करती है, जैसे मारुति और सुजुकी है। भारत में 1991 के नई आर्थिक नीति LPG रिफॉर्म के बाद MNC का आगमन बढ़ा था। फिर आता है MNC अपने उत्पादों को विश्व स्तर पर बेचती है और श्रम संसाधन सस्ते होने पर उत्पादन वहीं करने लगती है। अब आता है ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत में आने वाली पहली प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनी में एक मानी जा सकती है। फेरा के स्थान पर 1999 में फेमा आया। हम लोग के पास पहले फेरा था, फिर हम लोग 1999 में फेमा लाए, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये लाया गया ताकि विदेशी व्यापारियों को आसान हो सके। आइए क्वेश्चन नंबर 18 करें। क्वेश्चन नंबर
18, भारतीय योजना आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गरीबी रेखा के लिए सही है? माने गरीबी रेखा के बारे में कौन कौन सा कथन है वो सही है। चलिए जानते हैं। तेंदुलकर, सुरेश तेंदुलकर समिति जो 2011 से 12 में बनी के अनुसार गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों में 27 रुपये माने 816 रुपये माह और शहरी क्षेत्रों में 33 रुपये माने 1000 रुपये प्रति माह होना चाहिए। जबकि रंगराजन समिति 2014 ने इसे संशोधित कर ग्रामीण क्षेत्रों में 32 और शहरी क्षेत्रों में 47 रुपये प्रतिदिन कराया था। वही लकड़वाला समिति ने 1993 में कैलोरी उपयोग के आधार पर गरीबी तय की थी। ठीक है, जो लकड़वाला समिति था ना 1993 का, उन्होंने बोला कैलोरी उपयोग के आधार पर हम गरीबी को तय करेंगे। कैलोरी मानक होता है गरीबी क्षेत्रों में 2400 कैलोरी, जबकि शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी होता है। फिर आता है नीति आयोग। अब वह बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई जारी करता है। जो हमारा आज का नीति आयोग है वो बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई जारी करता है। भारत में गरीबी के आंकड़े का आकलन एनएसओ तथा अब एनएसओ करता है। योजना आयोग 2015 में समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना की गई थी। ये अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य गरीबों से भी गरीब की मदद करना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19। अर्थव्यवस्था के आउटपुट स्तर में वृद्धि किसके द्वारा की जाती है? अर्थव्यवस्था में जो आउटपुट का स्तर है उसमें वृद्धि कर किसके द्वारा की जाती है? तो वो रोजगार के अवसर में और बेहतर प्रौद्योगिकी के अवसर पे की जाती है। आउटपुट उत्पादन का वृद्धि श्रम, लेबर और एम्प्लॉयमेंट और पूंजी तकनीक, कैपिटल और टेक दोनों पे निर्भर करता है। रोजगार बढ़ने से उत्पादन प्रक्रिया, मानव संसाधन बढ़ता है जिससे आउटपुट बढ़ता है। बेहतर प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी उत्पादकता बढ़ाती है, यानी कम लागत में ज़्यादा उत्पादन होता है। जैसे उत्पादन संभावना पीपीसी दाईं ओर खिसकने के दर्शाया जाता है। फिर आता है सोलो स्वान मॉडल आर्थिक विकास के तकनीक की भूमिका पर जोर देता है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एक वर्ष में देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। भारत वर्तमान में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखें। लंदन में सर जॉर्ज कर्जन वाइली ने हत्या किसने कहता है? लंदन में जो सर कर्जन वाइली की हत्या किसने किया था? लंदन में सर कर्जन वाइली की हत्या किसने कर दिया था? तो मदन लाल ढींगरा ने कर दिया था। जो लंदन में सर कर्जन वाइली थे ना, उसकी हत्या मदन लाल ढींगरा ने कर दिया था। एक महान क्रांतिकारी थे ये। मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में कर्जनवाली को गोली मारकर हत्या कर दी। कर्जनवाली भारत के सचिव और राजनयिक सलाहकार एडीसी थे और ढींगरा इंडिया हाउस लंदन से जुड़े हुए थे। इसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। यह 17 अगस्त 1909 को पेटिनविले जेल में फांसी दे दी गई थी। उधम सिंह ने 1940 में लंदन में माइकल ओ डायर जलियांवाला बाग के समय गवर्नर की हत्या की थी। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखें। वीडी सावरकर ने अभिनव भारत 1904 नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन बनाया था। ढींगरा का प्रसिद्ध कथन था, एकमात्र पाठ जो भारतीयों को सीखना वे कैसे मार देखो। ढींगरा का प्रसिद्ध कथन है, एकमात्र पाठ जो भारत को सीखना है वह है कैसे मरना है। इसे सिखाने का एकमात्र तरीका है स्वयं मरना। सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21। लाला हरदयाल, बाबा हलराम सिंह, उडी लाट, बाबा सोहन सिंह भकाना और गुरजीत सिंह किससे जुड़े हुए थे? ये सब गदर आंदोलन से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे? गदर आंदोलन से जुड़े हुए थे। आइए गदर जाने हम लोग। गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे और सोहन सिंह भकाना इसके पहले अध्यक्ष थे। कौन थे? सोहन सिंह भकाना इसके पहले अध्यक्ष थे। गदर आंदोलन साप्ताहिक पत्रिका 1857 के विद्रोह के याद में निकाली गई थी और यह पहला अंक उर्दू में है। कामागाटा मारू प्रकरण 1914 में गदर आंदोलन से जुड़ा हुआ गुरजीत सिंह के जहाज में किराए पे लिया गया था। करतार सिंह संभाला गदर पार्टी में सबसे युवा और सक्रिय क्रांतिकारी थे। फिर आता राजा महेंद्र प्रताप ने 1915 में काबुल में भारत की पहली अस्थायी सरकार बनाई थी। गदर आंदोलन से प्रेरित होकर इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना राज बिहारी बोस ने 1942 में टोक्यो में किया था। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने 1926 में लाहौर में की थी। फिर आता है आपका लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने वाले विशिष्ट निर्देशों के साथ भारत आए थे। कब आए थे? तो यदि संभव हो तो भारत को संगठित करने के लिए।
रखने के लिए। क्या कहता है देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय 1947 में और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। वे 24 मार्च 1947 कब आए थे? वे 24 मार्च 1947 को भारत आए। उनका प्राथमिक उद्देश्य था सत्ता हस्तांतरण। प्राथमिक उद्देश्य क्या था? सत्ता हस्तांतरण और विभाजन को टालना। 3 जून योजना इंपॉर्टेंट है। 3 जून योजना, माउंटबेटन योजना के तहत भारत के विभाजन और पाकिस्तान निर्माण हुआ है। पूछेगा भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण कैसे हुआ? तो 3 जून योजना से हुआ, जिसे माउंटबेटन योजना भी कहते हैं। फिर उन्होंने एक बाल्कन प्लान भी लाया था। उन्होंने एक बाल्कन प्लान को, माउंटबेटन का ही विचार था, जिन्हें नेहरू ने अस्वीकार कर दिया। पूछेगा बाल्कन प्लान किसका था? बाल्कन प्लान ये माउंटबेटन का प्लान था, जिसको नेहरू ने अस्वीकार कर दिया था। बाल्कन प्लान में था क्या ना, हम लोग का देश को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देने का। इतना गंदा काम कर रहा था वो। मैंने यहाँ से जाना, छोड़िए, पढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में ब्रिटिश संसद में 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद में 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। इसके बाद आता है रेड क्लिफ आयोग, जिसे सीमा आयोग का गठन माउंटबेटन ने ही किया था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। कब किया गया था? अगस्त 1932 में किया गया था। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब किया था? रैमसे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में किया था। आइए डिटेल में पढ़ते हैं। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 16 अगस्त 1932 को की गई थी। इसके तहत दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्ट्रिक प्रदान की गई थी। इसमें विरोध में महात्मा गांधी ने यरवदा जेल, पुणे में आमरण अनशन किया था। 24 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट के तहत दलितों को पृथक निर्वाचन समाप्त कर आरक्षण सीटें बढ़ाई गई थी। जो सांप्रदायिक पंचायत आया था ना, इसके तहत जो हमारे दलित लोग थे उनको अलग से निर्वाचक मंडल दिया जा रहा था, जिसका महात्मा गांधी जी ने विरोध किया था। इसे ही सांप्रदायिक पंचायत कहा था। तो अंबेडकर जी मान गए थे कि ठीक है, हम पृथक निर्वाचन नहीं लेंगे। तो उनके बदले में पूना पैक्ट के तहत दलितों के लिए पृथक निर्वाचन समाप्त कर आरक्षित सीटें बढ़ाई गई थी। कितना हो गया था? 71 से 147। 71 से, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, 71 से 147। रैमसे मैकडोनाल्ड ने तीनों गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की थी। गांधी जी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। अब आता अगला, इनमें से कौन रॉलेट अधिनियम 1919 के बारे में सत्य है? रॉलेट एक्ट 1919 के बारे में क्या सत्य है? आइए देखते हैं क्या सत्य है। बिना मुकदमे के गिरफ्तार और कैद करना इसमें था। बिना मुकदमे के, इसमें सरकार के कानून की अदालतों में बिना मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार और कैद करने के लिए अधिकृत किया गया था। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में, जिसे काला कानून भी कहा जाता है, इसे सिडनी रॉलेट क्या कहते हैं? इसमें सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली सेडिशनल कमेटी की सिफारिश पे लाया गया था। इसे लोकप्रिय नारा था, ना अपील, ना वकील, ना दलील। ना अपील, ना वकील, ना दलील का कहा गया था। यह एक्ट इसके विरोध में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, बहुत इंपॉर्टेंट है, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी हो गई थी। इसके गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को, बहुत बुरा दिन, चलिए फिर चलते हैं। इसकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। 1916 से 21 तक में रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। हंटर आयोग 1919 का गठन जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखें। निम्नलिखित वर्गों में से कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन मुख्यतः अप्रभावित रहा? कौन सा अप्रभावित रहा था? तो स्वदेशी आंदोलन से जो 1905 का हुआ था ना, वो कौन मुख्यतः अप्रभावित रहे? तो कृषक और मुसलमान अप्रभावित रहे थे, जबकि महिलाएं और बुद्धिजीवी इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रही थी। आइए इसको और अच्छे से पढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन 1905 का मुख्य आधार शहरी उच्च मध्यम वर्ग था। कृषक और बहुसंख्य मुस्लिम इसमें अलग रहे थे। यह आंदोलन लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी और विरोध शुरू हुआ था। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन को औपचारिक घोषणा होती है। इस आंदोलन का शीर्षक गीत बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम बना था। कौन सा बना था? वंदे मातरम बना था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस अवसर पर
अमार सोनार बांग्ला लिखा, जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गाने बना। टैगोर के सुझाव पे विभाजन के दिन राखी दिवस, पूछेगा राखी दिवस का सुझाव किसने दिया था, तो टैगोर ने दिया था। रक्षाबंधन के रूप में मनाया था। अश्वनी कुमार दत्त ने स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की थी। स्वदेश बांधव समिति किसने बनाया था, तो अश्वनी कुमार दत्त ने बनाया था स्वदेश बांधव समिति। 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, लॉर्ड हेडिंग द्वितीय के समय में किया गया। आइए क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा ध्वज पहली बार कहाँ फहराया गया था? भारतीय स्वतंत्रता तिरंगा का ध्वज पहली बार कहाँ फहराया गया था, तो यह फहराया गया था रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि पर। कहाँ फहराया गया था तिरंगा, कहाँ फहराया गया था? रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि में। कहता है कि कांग्रेस लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी अधिवेशन में पूर्ण समाज कंप्लीट इंडिपेंडेंट का प्रस्ताव पारित किया गया था। फिर आता है 31 दिसंबर 1929 की रात को रावी नदी के तट पर इनकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच तिरंगा फहराया गया, जिसे 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। इसी कारण भारतीय संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 की तारीख को चुना गया। तिरंगे का वर्तमान डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। संविधान सभा में राष्ट्र ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखें। बाबू वीर कुंवर सिंह, कौन? बाबू वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में एक बड़े नेता थे। उनका संबंध बिहार के किस स्थान से है, तो वो जगदीशपुर से थे। कहाँ से थे? जगदीशपुर से थे। कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले के जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। 1857 की क्रांति के समय उनकी आयु 80 वर्ष थी। उन्हें बिहार का शेर या लायन ऑफ बिहार कहा जाता है। उन्होंने गंगा नदी को पार करते समय अपनी घायल बाहें स्वयं काटकर माँ गंगा को समर्पित कर दिया था। विलियम टेलर और विसट आयर ने जगदीशपुर के विद्रोह को दबाया था। किसने जगदीशपुर के विद्रोह किसने दबाया था? विलियम टेलर ने और विस्टल आयर ने कराया था। विलियम टेलर ने और विस्टल आयर ने जगदीशपुर के विद्रोह को दबाया था। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व और पुरस्कार वितरित पील अली ने किया था। फिर आता 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? 1857 के विद्रोह का प्रतीक कमल और रोटी था। बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर अब झारखंड रोहिणी के गांव से हुआ था। 1902 को लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग का गठित किया था। वे कौन थे? बताइए कौन थे? तो वे थे आपका सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी थे। यह आयोग रेले आयोग कहा जाता है, जिसके अध्यक्ष सर थॉमस रेले थे। इसका उद्देश्य भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थिति को आकलन करना था। इसी आयोग की सिफारिशों पे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित हुआ था। कर्जन का उद्देश्य शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाना, इसे राष्ट्रवादियों के पीछे की ओर ले जाना एक कदम बताया था। लॉर्ड कर्जन ने 1899 से 1905 ईस्वी में 904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया था। कब पारित किया था? 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया था। कर्जन ने 1902 को पुलिस आयोग स्वतः अध्यक्ष एड्रू फ्रेजल, पुलिस आयोग जो 1902 का बना उसके अध्यक्ष कौन थे? एड्रू फ्रेजल का भी गठन किया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 29। औपनिवेशिक शासन में भारत का कौन सा राजस्व प्रणाली लागू था? जो हमारा औपनिवेशिक शासन हुआ उसमें भारत के कौन सी राजस्व प्रणाली लागू थी? तो स्थायी बंदोबस्त भी कहीं पे था, रैयतवाड़ी भी था और महलवाड़ी भी था। माने एक से ज़्यादा व्यवस्था थी। आइए इसका डिटेल में पढ़ते हैं। स्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया गया था। कौन सा स्थायी बंदोबस्त? जमींदारों को भूमि स्वामी माना जाता, लेकिन लगान का 10/11 भाग कंपनी लेती थी। और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा मद्रास और बॉम्बे में लागू हुआ। किसान और रैयत सीधे सरकार के लगान देते थे और 51% भूमि भाग लेते थे। मालवाड़ी बंदोबस्त 1822 में हॉल्ट मेकाजी द्वारा पंजाब, मध्य भारत और पश्चिमी यूरोप में लागू हुआ और पूरे गांव या महल को सामूहिक रूप से लगान देना पड़ता था। महलवाड़ी में क्या होता था ना कि पूरे गांव को देना पड़ता था। रैयतवाड़ी में किसान देता था, जमींदारी में जमींदार देता था, जमींदार किसानों से लेता था। बस यही 3 गो अंतर है। सबसे बेकार तो आपका जमींदारी था, जमींदारी में शोषण किया ज़्यादा। चलिए सबसे अधिक क्षेत्र
सबसे अधिक क्षेत्र रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। इसमें सूर्यास्त का कानून, सनसेट लॉ, स्थायी बंदोबस्त से संबंधित था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 30, पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने किया था? तो वास्को डी गामा ने। पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने किया था? तो वास्को डी गामा ने किया था। अब आता है वास्को डी गामा 17 मई 1498 को क्या बोलता है? 17 मई 1498 को भारत के कालीकट केरल बंदरगाह पहुंचा था और वहां के हिंदू शासक जमेरिन ने उसका स्वागत किया था। वह रास्ता दिखाने वाला गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीर था। और जो वास्को डी गामा को रास्ता दिखाया था ना, वो एक गुजराती था। गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद था। कौन था? अब्दुल मजीद था। पुर्तगाली भारत आने वाले पहले 1498 और जाने वाले अंतिम 1991 को था। ऑपरेशन विजय के तहत मैंने सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, कब आए थे? 1498 को, और भागे भी सबसे आखिरी में थे। अंतिम 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा से उन्हें मार मार के भगाया गया था। फिर आता है कोलंबस, स्पेन ने 1492 में अमेरिका ने दुनिया की खोज किया था। कैप्टन बुक ब्रिटेन में ऑस्ट्रेलिया की खोज किया था। जो कैप्टन बुक है ना, सॉरी कैप्टन कुक, उन्होंने ब्रिटेन में रहते थे और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को खोजा। अमेरिका को किसने खोजा? कोलंबस ने खोजा, जो स्पेन का रहने वाला था। पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू, आलू, प्रिंटिंग प्रेस 1556 में शुरुआत किया था गोवा में। भारत में पुर्तगालियों की शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकुर्क था, जो 1510 में गोवा को जीता था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 31, 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 को राक्षस तगाड़ी या बन्नरहट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। ये युद्ध विजयनगर साम्राज्य के 4 बहमनी सुल्तानों बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा बीदर संघ के बीच हुआ था। इसका उद्देश्य विजयनगर सेना का नेतृत्व राम राय ने किया था। इसे पकड़कर मार डाला गया था। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के वैभव अंत हो गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था अकबर और हुमायूं के बीच में। जबकि खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। अकबरनामा, आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखें। अकबरनामा, जिसे आईने अकबरी भी लिखा गया है, जिसे फिरदौसी, बीरबल, इनायत खान, अब्दुल फजल है, सॉरी आईने अकबरी जिसे आईने अकबरी किसने लिखा है? तो अब्दुल फजल ने लिखा है। आईने अकबरी किसने लिखा है? अब्दुल फजल ने लिखा। ये जाइए डिटेल में। अकबरनामा की रचना अकबर के नवरत्न अब्दुल फजल ने 7 वर्षों में की थी। यह फारसी में, या कौन भाषा में लिखा गया है? यह फारसी भाषा में लिखी गई है। अकबरनामा को 3 भाग है। अकबरनामा को कहा जाए तो किसमें टोटल 3 भाग है, और तीसरा भाग में आईने अकबरी कहा जाता है। देखिए, अकबरनामा में टोटल 3 भाग है, और जो तीसरा भाग है ना, उसे ही आईने अकबरी कहा जाता है। आईने अकबरी में मुगल प्रशासन, सांख्यिकी और कृषि व्यवस्था का विवरण है। अब्दुल फजल की हत्या जहांगीर के इशारे पर वीर सिंह बुंदेला ने 1602 में कर दी थी। किसने किया था? वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के इशारे पर 1602 में कर दिया था। फिरदौसी, जिसे मोहम्मद गजनवी का दरबारी का शाहनामा लिखा था। फिरदौसी कौन था? तो ये मोहम्मद गजनवी का दरबारी था, जिसने शाहनामा को लिखा था। इसके बाद आता गुलबदन बेगम, हुमायूं की बहन थी और हुमायूं नामा लिखा था। दीन इलाही, जिसे तौहंदी इलामी के मुख्य पुरोहित अब्दुल फजल था। फिर आता 33 नंबर, तुर्क चहलगानी किसने समाप्त किया था? आपसे कहता है तुर्क चहलगानी किसने समाप्त किया था? तो ये बलबन ने किया था। किसने समाप्त किया था? बलबन ने किया था। तुर्क चहलगानी या 40 दल या 40 सरदारों का समूह था, जिसका गठन इल्तुतमिश ने किया था। बलबन, जिसका ओरिजिनल नाम गयासुद्दीन बलबन, ने इसे समाप्त कर दिया क्योंकि यह सुल्तान की शक्ति के लिए खतरा बन गया था। बलबन ने लौ और रक्त, आयरन एंड ब्लड की नीति अपनाई थी। उसे पारसी त्यौहार नवरोज को मनाना शुरू किया था। उसके दरबार में सिजदा, घुटने पर टेकना, पपोस, पाँव चूमना जैसी प्रथा को शुरुआत किया था। फिर आता है उसने अपने आप को नियत खुदाई किसने? उसने अपने आप को, बलबन ने अपने आप को नियत खुदाई, ईश्वर का प्रतिनिधि या जिले इलाही, ईश्वर की छाया घोषित किया था। इसने एक अलग सैन्य विभाग दीवाने अर्ज, कौन सा? दीवाने अर्ज की स्थापना किया था। दीवाने अर्ज की स्थापना किया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 34, तैमूर का आक्रमण के बाद भारत में किस वंश के राज स्थापित हुआ? तैमूर का जब आक्रमण हुआ उसके बाद कौन सा वंश की स्थापना हुआ था? तो सैयद वंश की स्थापना होता। कौन सा वंश? सैयद वंश। तैमूर लंग 1398 में दिल्ली पे आक्रमण किया
और सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय था। ये तैमूर के वापस जाते समय खिरज खां के मुल्तान लाहौर की सूबेदार नियुक्त किया था। खिरज खां ने 1414 में सैयद वंश की स्थापना की थी। सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सिया वंश था। खिरज खां ने सुल्तान की उपाधि ली और बल्कि रैयत आला की उपाधि से संतुष्ट रहा। लोधी वंश 1451 से 1526 दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगान वंश था और संस्थापक बहरौल लोधी थे। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्रम के अनुसार दृष्टि से कौन सा क्रम सही है? तो सबसे पहले आपका तराइन का युद्ध होता है, फिर आपका कुतुब मीनार का निर्माण, फिर अलाउद्दीन की पद्मिनी पे आक्रमण और राजधानी दिल्ली से देवगिरी। इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तराइन का पहला युद्ध 1191 में प्रथम होता है और दूसरा युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच होता है। कुतुब मीनार का निर्माण 1193 में कुतुब ऐबक के द्वारा इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था। पद्मिनी का प्रकरण 1303 में होता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण करता है राणा रतन सिंह के खिलाफ। और राजधानी परिवर्तन 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था दिल्ली से देवगिरी, जिसे दौलताबाद कहते हैं। क्रम में देखा जाए तो तराइन कब हुआ? तराइन का युद्ध हुआ था 1192 में, कुतुब मीनार 1193 में बना, पद्मिनी 1303 में और राजधानी परिवर्तन होता 1327 में। फिर आता कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने, कुतुब मीनार में जो 5वीं मंजिल है ना, उसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था बिजली गिरने के बाद। अब आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखें। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पे स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है? तो वो चोल है। कौन है? तो वो चोल है। चोल साम्राज्य दक्षिण भारत में अपनी ग्रामीण स्वशासन विलेज सेल्फ गवर्नमेंट व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था। इसका विस्तृत विवरण प्रथम उत्तर मेरु अभिलेख से मिलता है। चोल प्रशासन में 3 प्रकार की ग्राम सभाएं थी। उर्र, जिसे सर्वसाधारण कहा जाता है, सभा माने ब्राह्मण या अघर, और नलंगम या व्यापारी है। फिर आता है चुनाव कोडालुई प्रणाली लॉटरी सिस्टम के द्वारा होता है। चोल वंश के संस्थापक विजयालय 850 ईस्वी था। राजराजा प्रथम ने तंजौर या वृद्धेश्वर मंदिर राजेश्वर मंदिर बनवाया था। राजेंद्र चोल प्रथम गंगा नदी पर विजय प्राप्त की और गंगई चोंडपुलम की उपाधि लिया। राजेंद्र चोल जिसे प्रथम गंगा नदी पर विजय प्राप्त की और गंगई कोंडचोलपुरम की भी उपाधि लिया था। चोलों के पास शक्तिशाली नौसेना थी जिसे उन्होंने श्रीलंका और मालदीव को जीता था। फिर आता है 37 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय के ज्ञान का महान केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय किसका ज्ञान का महाकेंद्र, जो नालंदा विश्वविद्यालय था किसका ज्ञान का महाकेंद्र था? तो वो बौद्ध धर्म का महाकेंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय महायान बौद्ध की शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है, जैसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहते हैं। इसकी स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने 415 से 455 ईस्वी में की थी। चीनी यात्री हेनसनांग ने इसे 18 महीने तक अध्ययन किया और सीयू की लिखा था। हर्षवर्धन के काल में यह अपने चरमोत्सव पर था। 1193 में बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया और धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में इसकी स्थापना की थी, तो जो वज्रयान शाखा का केंद्र था। फिर आता है 2016 में नालंदा महाविहार को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 38, मौर्य काल की शासकीय भूमि प्राप्त आय को क्या कहते हैं? जो मौर्य काल में जो शासकीय भूमि आया उसे प्राप्त आय को क्या कहते हैं? तो उसे सीता कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे सीता कहते हैं। मौर्य काल में सरकारी राजकीय भूमि को सीता कहा जाता था, जिससे प्राप्त आय को सीता राजस्व कहते थे। राजकीय कृषि विभाग के अध्यक्ष सीताध्यक्ष कहलाता था। राज्य या भोग किसानों की निजी भूमि पर लगने वाले कर का उपज का 1/6 भाग होता था। भाग कितना होता था? 1/6 भाग। बलि एक प्रकार का धार्मिक उपकर था और वृष्टि का अर्थ बेगार होता था। कौटिल्य या चाणक्य ने अर्थशास्त्र में मौर्य प्रशासन में सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया है। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। राजस्व विभाग का प्रमुख कौन होता था? समाहर्ता होता था। मेघनास्तीज ने सेल्यूकस के राजदूत इंडिकान लिखी थी, जिसमें पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का वर्णन है। आइए क्वेश्चन नंबर 39, अशोक के स्तंभ में कौन सी लिपि में लिखा गया है? तो उनमें ब्राह्मी लिपि से लिखा गया। जो अशोक का ज्यादातर जो स्तंभ है ना, वो ब्राह्मी लिपि में है और प्राकृतिक भाषा में है। इसका डिटेल तो होगा ही, आइए देखते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि और प्राकृतिक भाषा में भारत के भीतर लिखा गया है। वही उत्तर पश्चिम भारत जो पाकिस्तान में है, वहाँ पे खरोष्टी लिपि, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख में, खरोष्टी लिपि से कहाँ लिखा गया है? शहबाजगढ़ी में, और मानसेहरा अभिलेख का प्रयोग किया है। वही अफगानिस्तान में अरामी या ग्रीक लिपि का प्रयोग हुआ है, जिसे सानेकुना अभिलेख भी कहते हैं। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है और खरोष्टी को दाएं से बाएं लिखते हैं। देखिए ब्राह्मी लिपि जो होती है ना, ब्राह्मी लिपि उसको बाएं से दाएं लिखते हैं। ऐसे याद करने का
तरीका ये है, ब्राह्मी ब से शुरू होता है तो ब से दाएं लिखेंगे, खरोष्ठी ख है तो दाएं से बाएं लिखेंगे। याद करने का, ब्राह्मी याद हो जाए तो खरोष्ठी अपने आप आ जाएगी। ब्राह्मी ब से याद रखेंगे बाएं, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा आप लोग को ब्राह्मी और खरोष्ठी में। याद रखिए, ब्राह्मी कभी बोलेगा ब तो याद रखेंगे बाएं से दाएं, खरोष्ठी बोलेगा ख तो दाएं से बाएं, उल्टा कर देंगे। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिशप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिशप ने पढ़ा था। अशोक के अभिलेखों में देवना प्रिय प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय कहा जाता है। रोमन देही अभिलेख लुम्बिनी में सबसे छोटा है और यह कर टैक्स लगाने से संबंधित है। आइए 40 नंबर क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी? किसने लड़ा था? वो लड़ा था जयप्रकाश नारायण, जो 1942 में जेल से भाग गए थे वो। आइए पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात को हजारीबाग जेल से फरार हो गए। उन्होंने नेपाल के तराई क्षेत्रों में राजविलास जंगल में आज़ाद दस्ता का गठन किया था। आज़ाद दस्ता का उद्देश्य छापामार युद्ध और तोड़फोड़ कार्रवाई करना था। या लोकनायक के नाम से, जो जयप्रकाश नारायण है उन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली ने भूमिगत रेडियो का संचालन किया और उषा मेहता ने रेडियो चलाती थी। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं, 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में ग्वालियर टैंक मैदान में शुरू हुआ था। गांधी जी ने इसी आंदोलन में करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया था। जेपी ने 1974 में संपूर्ण क्रांति, टोटल रिवोल्यूशन का नारा दिया था 1974 में। अब आइए 41 से क्वेश्चन नंबर 41। प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी क्या थी? प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी वो उज्जैन थी। अवंती की राजधानी क्या थी? वो उज्जैन थी। अवंती 16 महाजनपदों में से एक था, जो वर्तमान मालवा मध्य प्रदेश क्षेत्र में स्थित है। इसे 2 भागों में बांटा गया था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन, जिसे उज्जैनी भी कहते हैं, जबकि दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। अवंती के सबसे प्रसिद्ध शासक चंडप्रद्योत, और जिसके इलाज के लिए अवंती के एक प्रसिद्ध राजा शासक थे चंडप्रद्योत, जिसके इलाज के लिए बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था। 16 महाजनपदों में उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में जैन ग्रंथ भगवती सूत्र मिलता है। मगध शासक शिशुनाग ने अंततः अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया था। कौशाम्बवस्त्र महाजनपद की राजधानी उदयनीन यहाँ का शासक था। त्रिरत्न या 3 रत्न, जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, इनमें से किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से है। सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से है। जैन धर्म में त्रिरत्न होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र होते हैं। ये तीनों का पालन करने से मोक्ष कैवल्य की प्राप्ति होती है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न अलग होते हैं, बुद्ध जागृत करने के लिए, धम्म शिक्षा के लिए और संघ भिक्षु या समाज के लिए होते हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर, जिसमें महावीर स्वामी भी थे, जिसका सिंह प्रतीक था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ थे, जिनका प्रतीक सांड था। साम्यवाद, जिसे अनेकतावाद, सप्तभागी ज्ञान, सम्यक दर्शन के सिद्धांत था। जैन धर्म के सलेखना का व्रत द्वारा प्राण त्यागने की प्रथा है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी विधि से प्राण त्यागा था। क्वेश्चन नंबर 43। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन उपदेश किस स्थान पे दिया था? तो सारनाथ में दिया था। फिर आता है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ ऋषि पतन में दिया था। इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बौद्ध ने अपने उपदेश साधारण भाषा पाली में दिया था। उन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती कौशल की राजधानी में दिया था। बौद्ध ने सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना की थी। लुम्बिनी नेपाल में बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ रोमन द्वीप अभिलेख से संबंधित है। कुशीनगर मल गणराज्य में बौद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। फिर आता है बौद्ध धर्म के प्रचार में बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपादक अष्टांगिक मार्ग है। ऋग्वेद में ऋग हेतु कितने प्रकार के पुरोहित ऋजु का वर्णन मिलता है? तो 4 गो का मिलता है। ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहित या ऋजुक का वर्णन मिलता है? तो 4 प्रकार के ऋजुक का वर्णन मिलता है। वैदिक काल में यज्ञ संपन्न कराने हेतु 4 प्रमुख पुरोहित थे, हेतु, अधायु, उद्गाता और ब्रह्मा। कौन कौन थे? हेतु थे, अधायु थे, उद्गाता थे और ब्रह्मा थे। हेतु कौन थे?
हेतु ऋग्वेद में ऋचुओं का पाठन करने वाले पुरोहित थे। अधायु ऋग्वेद में मंत्रों से यज्ञों की विधि विधान कर्मकांडों का संचालन करते थे। उद्गात कौन थे? तो सामवेद के मंत्रों का गायन करने वाले को उद्गाता कहते थे। ब्रह्मा कौन थे? यज्ञों का निरीक्षण करने वाले और त्रुटियों को साधने वाले, जिनमें सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। ऋग्वेद के सबसे प्राचीन वेद है, जिसमें 10 मंडल 1028 सूक्त है। गायत्री मंत्र जिसमें सावित्री को समर्पित है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, जिसके रचयिता विश्वामित्र है। क्वेश्चन नंबर 45, सिंधु घाटी सब स्थल हुल्लास कौन सा? 45 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी स्थल कौन सा? सिंधु घाटी स्थल कौन सा है? हुल्लास। भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हुल्लास आपका उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित संधव स्थल है। हुल्लास कहाँ पर है? हुल्लास आपका उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित एक संधव स्थल है। या उत्तर हड़प्पा काल, लेट है हड़प्पा पीरियड से संबंधित है। इसका उत्खनन 1978 से 69 में KN दीक्षित ने किया था। यह आयताकार कमरे और मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं। राखीगढ़ी हरियाणा भारत में स्थित है और सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल भी है। कालीबंगा राजस्थान, यहाँ से जुते हुए खेतों और अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले हैं। लोथर गुजरात, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह मिला है। धोलावीरी गुजरात, यहाँ से जल प्रबंधन प्रणाली और साइन बोर्ड के प्रसिद्ध यूनेस्को साइट मिला है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 46, पुरापाषाण युग, यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। अग्नि का प्रयोग, पुरापाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो अग्नि का प्रयोग। पुरापाषाण काल में सबसे क्रांतिकारी खोज फायर अग्नि की थी। यद्यपि आग की जानकारी निम्न पुरापाषाण काल में हुई थी, लेकिन इसका नियंत्रण उपयोग नवपाषाण काल में आम हुआ था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल की ही देन है। कृषि का प्रारंभ नवपाषाण काल में हुआ। मेहरगढ़ के प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। तांबा कॉपर क्या है? तो मानव द्वारा उपयोग की गई धातु थी। ताम्रपाषाण काल में कॉपर क्या है? तो मानव द्वारा उपयोग की जाने वाली पहली धातु थी। ताम्रपाषाण युग में भीमबेटका मध्य प्रदेश में गुफाओं के पुरापाषाण युगीन चलचित्र रॉक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। पुरापाषाण काल में औजार जिसको क्वार्ट्ज़ाइट पत्थर के बने होते थे, इसलिए इनके मानक में क्वार्ट्ज़ाइट मैन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 47, पुरातत्व अवशेष कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से हुआ है? तो C14 से हुआ है। कार्बन डेटिंग 14 का रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग जीवाश्मों में कार्बन पदार्थों की आयु ज्ञात करने हेतु करते थे। इसकी खोज 1949 में विलियम लिब्बी ने की थी, जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था। C14 एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है, जिसका अर्ध आयु काल हाफ लाइफ लगभग में 5730 वर्ष होता है। यूरेनियम डेटिंग, इसका प्रयोग पूरा पृथ्वी और पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात करने हेतु होता था। वृक्ष वलय का कालक्रम देखा जाए तो पेड़ों के छल्ले रिंग को गिनकर उनकी उम्र पता लगाना था। C16 की स्थिति जब जीव की मृत्यु के बाद C14 का क्षय होने लगता, तो इसी अनुपात में उम्र निकलती थी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 48, खनिज उत्पादन में बिहार भारत में संपूर्ण खनिज उत्पादन का कितना % का उत्पादन रखता है? तो 40% का। ये बहुत पुराना डेटा हो गया। ये झारखंड के विभाजन के पहले का उल्लेख करता है। झारखंड के अलग होने पर 15 नवंबर 2000 के बाद पूर्व बिहार भारत के कुल खनिज उत्पादन का 40% उत्पादन करता था। विभाजन के बाद अधिकांश खनिज प्लेट जैसे कोयला, लोहा, तांबा, यूरेनियम झारखंड में चली गई है। वर्तमान में झारखंड में पायराइट का एक अधिकार है, जबकि वर्तमान में बिहार है वो पायराइट का एक अधिकार रखता है। देश का 95% पायराइट बिहार में मिलता है। बिहार का रोहतास का जिला में पायराइट और चूना पत्थर पाया जाता है। जमुई जिले में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार गोल्ड रिजर्व की पुष्टि हुई है, परंतु उत्खनन सीमित है। भागलपुर के बांका क्षेत्र में चीनी मिट्टी और सीसा लेड के लिए जाना जाता है। मुंगेर की सोपस्टोन और सिलिका सेड पाई जाती है। मुंगेर में सोपस्टोन और सिलिका सेंड पाई जाती है। अब आता है 49 नंबर, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित? जो कांवर झील है वो बिहार के किस जिले में है? तो कांवर झील आपका बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। यह एशिया का सबसे बड़ी ताजे पानी की गोकुर झील है। यह गंडक नदी के विसर्ग से निर्मित माना जाता है। इसे 2020 में रामसर साइट घोषित किया गया था। यह बिहार की पहली और भारत की 39वीं रामसर साइट है। यह साइबेरियन क्रेन जैसे प्रवासी पंछियों के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में गोगाबिन झील कटिहार में और कुलेश्वर स्थान दरभंगा में स्थित है। रामसर कन्वेंशन 1971
आर्द्रभूमि वेटलैंड के संरक्षण से संबंधित है। अब आइए 50 नंबर क्वेश्चन। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो दुर्गावती जलप्रपात ये कैमूर जिले में पड़ता है। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। इसे खादर को जलप्रपात भी कहा जाता है। यह दुर्गावती नदी कर्मनाशा की सहायक नदी पर स्थित है। कैमूर का पठार विंध्य पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। कैमूर का जो पर्वत पठार है वो विंध्य पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। कोकलत जलप्रपात नवादा जिले में स्थित है और बिहार का सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है। तेहरा कुंड तो कैमूर जिले में स्थित पड़ता है। तेरहुल कुंड कहाँ पड़ता है? तो कैमूर जिले में स्थित है। धुआं कुंड जल और मंझ कुंड, धुआं कुंड और मंझर कुंड सासाराम रोहतास में स्थित है। बिहार में सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है, लगभग में 90 मीटर। हालांकि कोकलत ज़्यादा लोकप्रिय है। अब आता है 51 नंबर। बिहार का तराई प्रदेश कौन सा? बिहार का जो तराई प्रदेश है वह कहाँ विस्तृत है? तो बिहार का तराई प्रदेश आपको भारत नेपाल की सीमा के समानांतर मिलेगा। बिहार का तराई क्षेत्र भारत नेपाल सीमा के समानांतर एक सक्रिय पट्टी में फैला हुई है। फिर आता है यह पश्चिमी चंपारण के से लेकर पूर्वी किशनगंज तक विस्तृत है। तराई क्षेत्र दलदली मिट्टी सॉइल ऑयल पाई जाती है जिसमें नमी की अधिकता होती है। यह क्षेत्र जूट, धान और गन्ने की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। सोमेश्वर श्रेणी पश्चिमी चंपारण में है जो बिहार के सबसे उत्तरी और पर्वत श्रेणी है। बिहार में उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर जबकि बिहार के पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 483 किलोमीटर है। बिहार में कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित है? तो वो कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज है। बिहार के 3 जिले जो पश्चिम बंगाल से सीमा लगाते हैं वो कौन कौन है? कटिहार है, पूर्णिया है और किशनगंज है। पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करने वाले बिहार के 3 जिले किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार है। किशनगंज बिहार का सबसे पूर्वी जिला और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। नेपाल के साथ सीमा लगाने वाले 7 जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज है। उत्तर प्रदेश के साथ हम लोग 8 जिले की सीमा लगाते हैं, रोहतास से लेकर पश्चिमी चंपारण तक। झारखंड से भी हमारी 8 जिलों की सीमा लगती है, भागलपुर से लेकर रोहतास तक। वही बिहार बंगाल में 912 से अलग हुआ था और उड़ीसा से बिहार 936 में, झारखंड बिहार से 2000 में अलग हुआ था। सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार में किस नगर में सस्ती दर पे पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया था? तो दरभंगा में। कहाँ किया था? सुलभ जल प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ था? तो दरभंगा में शुरू हुआ था। सुलभ जल परियोजना की शुरुआत बिहार के दरभंगा जिले में की गई थी। इसका उद्देश्य तालाब के गंदे पानी को शुद्ध करके सस्ती दर पे 50 पैसे प्रति लीटर के उपलब्ध कराना था। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर विदेश्वर पाठक थे जिनके नाम पर यह निर्धन हुआ था। यह टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। विदेश्वर पाठक ने मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 से सम्मानित किया गया है। यह परियोजना भूजल योजना के तहत काम करने के लिए सतह जल सरफेस वाटर का उपयोग पर केंद्रित है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 54। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो कृषि यंत्र बैंक का। किस प्रकार का बैंक होगा? तो कृषि यंत्र बैंक होगा। बिहार में किसानों को किराए पर आधुनिक खेती के उपकरण देने के लिए कृषि यंत्र बैंक, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बैंक स्थापित किए गए हैं। कौन सा किया गया? एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बैंक स्थापित किए गए हैं। यह योजना और छोटे सीमांत किसानों के लिए महंगे उपकरण नहीं खरीद सकते हैं। राज्य में 13 जिलों में उनकी शुरुआत घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी और यह रबी अभियान 2021 का था। बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान लगभग में 20 से 24% है और बिहार में लगभग 46 से 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। बिहार में जैविक कॉरिडोर, ऑर्गेनिक कॉरिडोर गंगा नदी के किनारे 13 जिलों में विकसित की गई है। फिर आता है विद्युत विभव को मापा जाता है वोल्ट मीटर से। विद्युत विभव को किससे मापा जाता है? उसे वोल्ट मीटर से मापते हैं। विद्युत विभव या विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। वोल्ट मीटर को परिपथ हमेशा समानांतर क्रम पैरेलल में जोड़ा जाता है। यह एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। एक जो आदर्श वोल्ट मीटर होगा उसका प्रतिरोध अनंत होता है। अमीटर विद्युत धारा को मापता है और इसे श्रेणी क्रम में जोड़ता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दबाव को मापता है जिसका आविष्कार टॉरिसेली ने किया था, जबकि अल्टीमीटर को विमानों की ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग करते हैं, जबकि ग्लेवनोमीटर परिपथ में धारा की उपस्थिति और पता लगाता है। ग्लेवनोमीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? द्रव्यमान M1 पर क्षेपित द्रव्यमान M2 के लक्ष्य क्या है? इतनी समझ में आ रहा है, सॉरी। प्रयोगशाला तंत्र लैब फ्रेम में ऊर्जा का कुल ऊर्जा ई भी क्वेश्चन ना दोस्तों मेरे समझ के परे थोड़ा सा लगता है या प्रिंटिंग मिस्टेक है या कुछ हुआ है इसमें। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, सीधा से याद करते हैं।
द्रव्यमान केंद्र सेंट्रल ऑफ मास वह बिंदु है जहां निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है। जो द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, वह बिंदु है जहां निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रीकृत माना जाता है। प्रत्यास्थ टक्कर में संवेग गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित होते हैं। अब प्रत्यास्थ टक्कर केवल संवेग संरक्षित होता है, गतिज ऊर्जा नहीं। फिर आता है 57 नंबर, केंद्रामुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है। केंद्रामुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है, तो केंद्रामुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है, केंद्रामुखी बल आपका वस्तु के वृत्ताकार पथ में गतिमान होने के लिए जिम्मेदार है। केंद्रामुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है, वस्तु के वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए जिम्मेदार है। केंद्रामुखी बल किसी वस्तु का वृत्तीय पथ पे बनाए गए रखने के लिए आवश्यक होता है। यह बल हमेशा केंद्र की ओर टूवर्ड द सेंटर कार्य करता है। इसका सूत्र एफ है, एफ m/mv² होता है, जहाँ द्रव्यमान m और v वेग r त्रिज्या है। उदाहरण के लिए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्र बल का उदाहरण है। मोड़ पे कार का मुड़ना घर्षण बल या अभिकेंद्र बल देता है। अब केंद्र बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक छद्म बल या प्रोड्यूस फोर्स है जो केंद्र के बाहर की ओर लगता है, जैसे कि क्रीम, सेफ्टर, वॉशिंग मशीन, ड्रायर है। यदि अभिकेंद्र बल शून्य हो जाए तो वस्तु स्पर्श रेखा टैगनेट की दिशा में सीधे निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपका निम्न कथन पर विचार करना, शुद्ध जल में नमक घोलने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक घट जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर शुद्ध जल लेते हैं और उसमें नमक घोलते हैं तो जल का क्वथनांक बढ़ जाएगा और हिमांक घट जाएगा। जबकि जल में मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, सही है, तो जल में पानी में नमक अशुद्धि को मिलाने से क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, जबकि इबुलिएंट पॉइंट बीपी हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट घटता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसीलिए कुल्फी जमाते समय बर्फ में नमक मिलाया जाता है ताकि तापमान -22 डिग्री तक सेल्सियस तक गिर सकता है। कथन 2, मिथाइल अल्कोहल जिसे वाष्पशील पदार्थ को पानी में मिलाने पर मिश्रण का क्वथनांक कम हो जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि उच्च दाब पर पानी का क्वथनांक बीपी बढ़ जाता है। पहाड़ों पर खाना देर से पकता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने पर क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, एक प्रिज्म को न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में व्यवस्थित कीजिए। एक प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति कौन कौन सी है, तो आपतन कोण बराबर उद्भव कोण होता है। आपतन कोण बराबर क्या होता है, उद्भव कोण होता है। न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण I निगत उद्भव कोण E के बराबर होता है। इस स्थिति में प्रिज्म के अंदर अपरिवर्तित किरण रिफ्लेक्टिंग आधार बेस समानांतर हो जाती है। अपवर्तन कोण के बारे में बताइए। प्रिज्म का अपवर्तन सूचकांक है, श्वेत का प्रकाश का प्रिज्म गुजरने पर 7 रंगों में विभक्त होना वन विक्षेपण कहलाता है। लाल रंग का विचलन सबसे कम और बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन सा गैर आर्मिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा आपको बताना है, कौन सा गैर ओमरिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है, तो कौन सा करता है, तो एक से अधिक करते हैं। गैर ओमिक, ओम का नियम की बात कर रहा है। गैर ओमिक वे चालक है जो ओम के नियम का V = IR का पालन नहीं करते हैं, जबकि V और I सीधा ग्राफ सीधी रेखा पर नहीं होता है। टॉर्च बल्ब टर्गेंट फिलामेंट का उपयोग प्रतिरोध मापने के तापमान के साथ बदलता है, इसलिए इसे गैर ओमिक कहते हैं। अर्धचालक क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है, तो यह डायोड, रजिस्टर आदि को भी गैर ओमिक कहते हैं। ओमरिक का चाल तांबा, एल्यूमिनियम, नाइक्रोम, मिश्र धातु और सामान्य ताप पर ओम के नियम का पालन करते हैं, जैसे VI सीधी रेखा पर होती है। स्रोत का उत्तर देखा जाए तो विसंगति है। ओम का नियम केवल नियत भौतिक परिस्थिति विशेषकर तापमान पर लागू होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 61 देखें। क्वेश्चन नंबर 61, एक पदार्थ X का उपयोग सफेदीकरण में किया जाता है और इसे हवा की अनुपस्थिति में चूना पत्थर गर्म करके प्राप्त किया जाता है। X की वो पहचान कीजिए, वो X क्या है, तो वो X क्या है, वो CaO है, जिसे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। वह पदार्थ X कैल्शियम ऑक्साइड CaO है, जिसे अनबुझा चूना क्विक लाइम कहते हैं। इसका निर्माण चूना पत्थर CaCO3 के निस्थापन से होता है। CaCO3 से होता है। जब CaO पानी में मिलाते हैं तो वह बुझा हुआ चूना COOH का हॉल्टवाइज बनाता है और इसका प्रयोग दीवारों की सफ़ेदी में होता है। COOH हवा में और हवा से क्रिया करके CaCO3 की पतली परत बनाती है, जिससे चमक आती है। फिर आता है CaOCl2, एक ब्लीचिंग पाउडर व्यंजक चूर्ण का सूत्र है। सीमेंट निर्माण में CO चूना और मुख्य घटक 60 से 65% होता है। क्वेश्चन नंबर 62, क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो सही क्या क्या है। क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में, यह निश्चित ज्यामितीय आकार होता है,
तीव्र गलनांक होता है, प्रकृति में आइसोटॉपिक होता है। प्रकृति में, एक मिनट, कौन सा गलत है, तो प्रकृति में आइसोटॉपिक नहीं होता है, बाकी इसका निश्चित ज्यामितीय आकार होता है और तीव्र गलनांक होता है। इसका देखें, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय लाइन सॉलिड प्रकृति में विषमदेशिक एनिस्टॉपिक होते हैं, ना कि आइसोटॉपिक होते हैं। विषमदेशिक का अर्थ है कि अलग अलग दिशाओं में भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक और प्रतिरोध को अलग अलग होते हैं। फिर आता है आपका अक्रिस्टलीय ठोस, एटमॉस्फेयर सॉलिड, जहां कांच, रबर और प्लास्टिक समदेशिक होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट तीक्ष्ण होता है, उदाहरण के लिए हीरा, ग्रेफाइट, नमक, NaCl और क्वार्ट्ज। और क्या कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस क्या है? अक्रिस्टलीय ठोसों में अतिशीतलन द्रव, सुपर सॉलिड लिक्विड भी कहा जाता है। अक्रिस्टलीय ठोस को हम लोग अतिशीतलन द्रव भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न पदार्थों में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परीक्षण प्रेजेसिव में प्रयोग करते हैं? तो किसमें करते हैं? सोडियम बेंजोइट में करते हैं। सोडियम बेंजोइट में करते हैं। सोडियम बेंजोइट C4H का व्यापक उपयोग जैम, जेली और अचार के परीक्षण में होता है। यह बेंजोइक अम्ल का सोडियम लवण है जो फफूंदी और बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है। साधारण नमक NaCl मांस और मछली के द्रव्य कुंचन के द्वारा संरक्षित होता है। सिरका का 4 से 8% एसिटिक अम्ल होता है, यह भी परीक्षक है। फिर आता है पाश्चुरीकरण में दूध की सुनिश्चित करने की विधि लुईस पाश्चर द्वारा खोजा गया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करने पर उत्पन्न किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करने पर क्या क्या उत्पन्न होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में जिप्सम उत्पन्न होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP जिप्सम को गर्म करने पे बनता है। POP का रासायनिक सूत्र CaSO4 हाफ H2O होता है, जिसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। जब जिप्सम को अधिक तापमान पर गर्म करते हैं तो मिश्र प्लास्टर बन जाता है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने, मूर्ति बनाने, सतह को चिकना करने के लिए प्रयोग करते हैं। जिप्सम का उपयोग सीमेंट को जमाने में दर को धीमा करने में किया जाता है। फिर आता है फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो फ्यूज का तार टिन और लेड का बना होता है। फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो टिन और लेड का बना होता है। हाइड्रोजन फ्यूज, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज का तार टिन जिसमें 63% और लेड 37% मिश्र धातु सोल्डर का बना है। गुण, इसका गलनांक कम, लो मेल्टिंग पॉइंट और प्रतिरोध उच्च, हाई रेसिडिंग होना चाहिए। या जूल के तापन नियम H=1 के नियम पर कार्य करता है। फ्यूज का परिपथ हमेशा श्रेणीक्रम, जो फ्यूज का जो परिपथ होता है वो हमेशा श्रेणीक्रम और जीवित तार लाइव वायर के साथ जुड़ा होता है। MCB मैनिएस्टर सर्किट ब्रेकर अब फ्यूज के स्थान ले रहा है। MCB क्या कर रहा है? फ्यूज का स्थान ले रहा है। फिर आता है आपका निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया कौन कौन है? तो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का तौनीकरण करना ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, और बिना बुझे हुए पानी के चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया करना, यह भी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। ऊष्माक्षेपी क्या होता है? ऊष्माक्षेपी वह अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा निकलती है और तापमान बढ़ता है। उदाहरण के लिए चूने का पानी के साथ क्रिया करना CaO और H2O का अम्ल का पानी मिलना, तनुकरण, श्वसन, रिप्रोडक्शन, ये सभी ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माशोषी क्या होता है? ऊष्माशोषी, इसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। उदाहरण के लिए वाष्पीकरण, ऊर्ध्वापातन, प्रकाश संश्लेषण, ये सब ऊष्माशोषी है। जबकि चूने का पानी अम्ल का पानी में मिलना और श्वसन, ये सब ऊष्माक्षेपी है। ऐसे याद रखिए ना, छेपी मतलब फैलाना। छेप नहीं कहते थे गोटा छेप दिया, तो गोटा छेप दिया, गोबर छेप दिया। छेपना मतलब फैलना, तो छेपी मतलब फैल जाता है। तो श्वसन में हम लोग का फैलना, अम्ल में होना और पानी होना। और शोषी मतलब शोषण करना, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वापातन, प्रकाश संश्लेषण। अम्ल को तनु करते समय हमेशा पानी अम्ल के धीरे धीरे मिलना चाहिए, ना कि अम्ल का पानी में। क्या बोलता है? अम्ल के तनु करते समय पानी में अम्ल धीरे धीरे मिलना चाहिए, ना कि अम्ल का पानी में विस्फोटक हो सकता है। अब आइए 67, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो कौन कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना है, दूध का दही में परिवर्तन होना, यह रासायनिक परिवर्तन है। कोयले का जलना भी है, पर जल का वाष्पन में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है। क्या है? भौतिक परिवर्तन। देखते हैं, जल का वाष्प में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि उसमें उत्क्रमणीय और कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। रासायनिक परिवर्तन एक नया पदार्थ बनाता है और यह उत्क्रमणीय होता है। फिर होता है जंग लगना, दहन और किन्वरन, दूध का फटना है। मोमबत्ती का जलना जिसमें भौतिक पिघलना, रासायनिक जलना, दोनों परिवर्तन को उदाहरण है। जैसे Fe2O3 H2O है। फिर अगला निम्नलिखित में किसमें कोशिका का ऊर्जा घर भी कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। किसी कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका गृह
शक्ति गृह कहा जाता है या कोशिकीय श्वसन होता है जिसमें एटीपी एड्रोसोनिक ट्राइसल्फेट के रूप में बनती है। एटीपी का ऊर्जा मुद्रा एनर्जी करेंसी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना स्वयं का डीएनए और राइबोसोम 70S होता है और इसीलिए इसे अर्धस्वायत्त अंग कहते हैं। इसकी खोज अल्टमैन ने की थी और इसका नाम बायोप्लास्ट और बेड़ा ने से माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। राइबोसोम इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, डीएनए में क्या होता है? तो केंद्रक होता है। डीएनए क्या है? तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका मुख्य रूप से कोशिका के केंद्रक न्यूक्लियस में पाया जाता है। केंद्रक में अलावा माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक पौधे में भी पाया जाता है। डीएनए की संरचना द्विकंडली डबल हेक्सेस होती है जिसमें 1953 में वाटसन और क्रिक ने खोजा था जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। डीएनए में नाइट्रोजन क्षार होता है जिसे एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और थाइमिन होता है, जबकि आरएनए में थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल होता है। जीन का डीएनए का क्रियात्मक खंड भी है। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है? जीव विकास इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लैमार्क ने समझाया था। जीव विकास को सबसे पहले किसे समझाया था? तो लैमार्क ने समझाया था सबसे पहले। जैव विकास का प्रथम तर्कसंगत सिद्धांत जीन डे पेट्री डी लैमार्क ने 1809 में दिया था। अपनी पुस्तक फिलोसफी ज्यूसिक में दिया था। इसका सिद्धांत उपार्जित लक्षणों का वंशानुगति है। उदाहरण के लिए जिराफ की गर्दन का लंबा होना। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1869 में। होगरू डी ब्रिज ने से उत्परिवर्तन का सिद्धांत बताया था। मोटेशन थ्योरी विकास का पिता चार्ल्स डार्विन को माना जाता है, लेकिन सर्वप्रथम समझाने वाले लेमार्क है। फिर आता है लाइकेन एक क्लास क्लोरोफिल युक्त पार्टनर डैश के साथ होता है। तो किसके साथ होता है? तो शैवाल और कवक के साथ होता है। लाइकेन कवक शैवाल कवक का सजीवी संबंध है। लाइकेन शैवाल और कवक का सजीवी संबंध है। शैवाल भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। कवक क्या है? तो जल और खनिज और आश्रय प्रदान करता है। लाइकेन वायु प्रदूषण विशेषकर SO2 में अच्छे संकेतक के प्रदूषण के लिए है, ये नहीं उगते हैं। लिटमस पेपर अम्ल क्षार का सूचक है जो रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। जो लिटमस पेपर है वो अम्ल और क्षार का सूचक है जो रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। जबकि रेंडियर मास एक लाइकेन है जिसे टुंडक प्रदेशों में खाया जाता है। 72 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं लेकिन श्वसन होता है? तो वो हाइड्रा है। हाइड्रा एक ऐसा जीव है ना जिसमें रक्त नहीं है पर यह श्वसन करता है। वो कौन है? वो हाइड्रा है। हाइड्रा में रक्त नहीं होता है, अपनी त्वचा में विसरण द्वारा श्वसन करता है। इसे सैलेट्रेटा संघ का जंतु है जिसमें आम्रता का गुण पुनरुद्भवन पाया जाता है। केचुआ क्या है? इसमें लाल रंग होता है, हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है और इसमें त्वचा सांस लेती है। तिलचट्टा क्या है? इसमें रक्त सफ़ेद होती है और इसमें ट्रिकिया द्वारा सांस लेता है। मछली क्या है? तो ये गलफड़े द्वारा श्वसन करती है और हृदय प्रकोष्ठ 2 होते हैं इसके। अब आइए 73 नंबर क्वेश्चन। बायोफाइटा की बीजाणु मात्र कोशिका होती है द्विगणितीय। बायोफाइटा में जो बीजाणु की मात्र कोशिका है वे द्विगणितीय होती है। आइए देखें, बायोफाइटा में बीजाणु मृत कोशिकाएं द्विगणित होती है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसे जिसमें अगणितीय बीजाणु बनाते हैं। बायोफाइटा में पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। निषेचन के लिए जल आवश्यक है। जैसे मुख्य पौधा युग्मोभिद होता है। उदाहरण के लिए रक्सिया, मार्केसिया और सिनेगर्स वोश है। सिनेगर्स पानी सोखते हैं, अद्भुत क्षमता होती है प्रथम विश्व युद्ध की जगह पर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन? आपको बताना है कि कौन सा मादा लिंग का हार्मोन है। तो वो आपका है प्रोजेस्टेरॉन है। मादा लिंग हार्मोन कौन है? तो प्रोजेस्टेरॉन है। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का मुख्य मादा लिंग हार्मोन होता है। प्रोजेस्टेरॉन को गर्भावस्था में हार्मोन की भी कहते हैं। प्रोजेस्टेरॉन को गर्भावस्था हार्मोन भी कहते हैं। जो प्रोजेस्टेरॉन होती है ना उसे गर्भावस्था हार्मोन, प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। टेस्टोरॉन या मुख्य नर लिंग हार्मोन जो वृषण से निकलता है। इंसुलिन अग्नाशय से निकलता है, रक्त शर्करा ब्लड को नियंत्रित करता है। एड्रोसिन इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहते हैं जो आपातकालीन हार्मोन है। मेलाटोनिन ये पिनेरी ग्रंथि से निकलता है, यह सोने और जागने के चक्र स्लीप वॉक साइकिल को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 75, एक व्यक्ति विभिन्न रंगों में अंतर नहीं कर पाता है। व्यक्तियों के निम्न में से कौन सी समस्या है? तो क्रोन्स की समस्या। कौन सी समस्या है?
क्रोन्स की समस्या है। आंखों में रंग पहचानने की कार्य शुक्र कोशिका क्रोन्स करती है। क्रोन्स की कमी को दोष वर्णदंता से होती है, जो एक आनुवांशिक रोग है। वर्णदंता व्यक्ति मुख्य रूप से लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता है? ये लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है, डोमिटेशन नहीं कर पाता है। रॉयस ये कम रोशनी रात में देखने के लिए जिम्मेदार है। रॉयस को रेब्डोसेप्टिन पिगमेंट होता है जो विटामिन ए से बनता है। रॉड्स जो है रेब्डोपेप्सिन पिगमेंट होता है जो विटामिन ए से बनता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो रतौंधी होती है, जिससे रॉड्स प्रभावित होता है। क्रोनिया नेत्रदान में यही भाग दान दिया जाता है। फिर आता है 46 नंबर क्वेश्चन, पचा हुआ भोजन किसकी दीवारों द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो इलियम के द्वारा। पचा हुआ जो भोजन है वो किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो इलियम के द्वारा किया जाता है। भारत में सर्वाधिक पाचन और अवशोषक छोटी आंत इमिलियम द्वारा भाग होता है। छोटी आंत की दीवारों को उंगली जैसी उभरी वाली होती है जो अवशोषित और सतही क्षेत्र को बढ़ाती है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम होता है। वसा का पाचन पित्त रस के द्वारा पायसीकरण में होता है। बड़ी आंत का मुख्य कार्य जल का अवशोषण करना है। भोजन का पाचन का मुख्य से शुरू होता है तथा टाइलिन द्वारा पाचन को करता है। आइए 77 नंबर देखें, किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है? तो रिकेट्स नामक रोग किससे होता है? तो ये रिकेट्स नामक रोग विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी कैल्सिफेरॉल की कमी से बच्चों में रिकेट, सूखा रोग और वयस्कों में ऑस्ट्रोमलेशिया। सूखा देखिए क्या लिखा है, विटामिन डी में कैल्सिफेरॉल की कमी से बच्चों में रिकेट्स, सूखा रोग और वयस्कों में ऑस्ट्रोमलेशिया हो जाता है। विटामिन डी हड्डियों में कैल्शियम के अवशोषण को अनिवार्य बनाता है। विटामिन डी से ही हड्डियों में कैल्शियम का अवशोषण को अनिवार्य बना देता है। यह एकमात्र विटामिन है जो हार्मोन की तरह कार्य करता है और शरीर में त्वचा को सूर्य के प्रकाश से बनता है। विटामिन ए ये एक रेटिनॉल है और कम रक्त कमी से रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड है, कमी से रसकरवी, मसूड़ों में खून। विटामिन बी1 थायमिन की कमी से बेरी होता है। विटामिन बी12 क्या है? इसे कोलाबेरिन भी कहते हैं। इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 78 इसे फिनाइलो एक्यूटोटोरिन के रोगी को मूत्र को सर्जित होने वाला अम्ल है। यह फिनोपायरिक अम्ल से निकलता है, फिनोइल पैरिक अम्ल से निकलता है। फिनोइक प्रोइक पीकेयू एक जन्मजात अनुवांशिक चयापचय का विकार है। इसमें रोगी के शरीर में फिनाइलिन अमीनो अम्लों का पाचन नहीं होता। यह फिनाइल के पायरुविक अम्ल में बदल जाता है और मूत्र के साथ निकलता है। अगला ये देखिए, इसका जमाव मस्तिष्क में होने से बच्चों में मानसिक मांद्यता, मेंटल रेसिडेंट हो जाती है। यह गुणसूत्रों के माध्यम से माता पिता के बच्चों में फैलता है। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी को क्या कैसी होती है? तो खोखली होती है। जो हमारे पैरों की हड्डी होती है ना, वो खोखली होती है। मानव शरीर की हड्डी मानव शरीर से लंबी हड्डी जांघ की फीमर अंदर से खोखली मज्जा या गुहा होती है। इसमें मज्जा या गुहा अस्थिर मज्जा, ब्रोन मैरो भरा होता है और यहाँ आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। पंछियों में पंछियों की जो हड्डियां होती है वो वातिल होती है ताकि वे उड़ सके। फीमर शरीर की सबसे लंबी मजबूत हड्डी है। स्टेपस शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की होती है, जबकि ट्रिबिया पैर के सिन बोन और चमकीली होती है और फीमर के नीचे होती है। अब आइए 80 नंबर, हार्मोन अब टू ग्रंथि जिसे थायराइड ग्रंथि का थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उद्गृत किया गया है वो TSH है। TSH क्या कहते हैं? थायराइड सेमिग्रेटिक हार्मोन। इसे पीयूष ग्रंथि द्वारा निकाला जाता है। पीयूष ग्रंथि द्वारा निकाला जाता है। यह थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन में या थायरॉन में T3 बनाने के लिए प्रेरित करता है। थायरोक्सिन का निर्माण के लिए आयोडीन अनिवार्य है और कमी से घेंगा रोग हो जाता है। फिर आता है ACTH, एडेनिन ग्रंथि को नियंत्रित करता है। FSH जनन अंगों के अंडाशय के वृषण को नियंत्रित करता है। फिर आता है LTH, प्रोलैक्टिन दूध निर्माण को प्रेरित करता है। एक होता है थायराइड, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब आइए 81 से 100 आखिरी चैप्टर। सल क्रिया की पट्टियों के रूप में प्रयोग करते हैं। तो सल क्रिया की पट्टियों को किस रूप में प्रयोग करते हैं? तो कैल्शियम फास्फेट के रूप में। जब हमारा सल क्रिया होता है ना, तो पट्टी के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? कैल्शियम फास्फेट का प्रयोग करते हैं। कैल्शियम सल्फेट का, फास्फेट बोल रहे, कैल्शियम सल्फेट का। एक बार फिर से, सल क्रिया के पट्टियों में किसका प्रयोग करते हैं? तो कैल्शियम सल्फेट का करते हैं। किसका करते हैं? कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस POP भी कहा जाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस POP भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 ½ H2O होता है। जिप्सम CaSO4
2H2O होता है जो 343 केल्विन पर गर्म करने पर पीओपी प्राप्त करता है। टूटी हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए प्लास्टर के लिए उपयोग करते हैं, क्योंकि यह पानी मिलने पर कठोर हो जाता है। फिर आता है इसका प्रयोग मूर्ति, खिलौने, ब्लैक बॉक्स, चौक बनाने में होता है। आग रोधक का सामग्री के रूप में प्रयुक्त होता है। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 का प्रयोग डी-आइसोइंग, बर्फ हटाने, एक डेसिकेट, नमी सोखने वाले के रूप में होता है। कैल्शियम फास्फेट CA3PO4 हड्डियों और दांतों के मुख्य घटक है। अब आइए, मलेरिया उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव निम्नलिखित में किस अंग में आते हैं? तो यकृत में आता है। मलेरिया परजीवी स्पायरोजाइट मच्छर के काटने के बाद उसके पहले मानव में यकृत लीवर में प्रवेश करता है। यकृत में अपनी संख्या बढ़ाने, अलैंगिक प्रजनन के मदद बाद में लाल रंग के RBC हमला होता है। RBC को फटने पर हीमोजालाइन नामक विष निकलता है, जिससे ठुटन के तेज बुखार आता है। मलेरिया के कारक प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ होता है। इसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। मलेरिया परजीवी की खोज रोनाल्ड रोस ने 1897 में की थी, जिसे नोबेल पुरस्कार 1902 मिला था। उपचार सिनकोना वृक्ष की छाल प्राप्त कोनेन कोलोविन से होता है। यह विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, प्रनाभ स्तंभ के उदाहरण कौन है? तो नागफनी है। प्रनाभ स्तंभ के उदाहरण क्या है? तो नागफनी है। प्रनाभ स्तंभ एक रूपांतरित तना है जो पत्तियों की सतह पर चपटा और हरा होकर प्रकाश संश्लेषण करता है। उदाहरण के लिए नागफनी, कैक्टस या एक मरुस्थलीय पौधा है का अनुकरण करता है ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो, या एक मरुस्थलीय पौधे का अनुसरण करता है ताकि वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो। इसका वास्तविक पत्तियां कांटे में बदल जाती है और पर्णवृत्त, इसमें पर्णवृत्त बनती हो जैसा होता है। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलियन बबुल। फिर आता है क्लेडोड क्या है? तो यह तने का रूपांतरण है, लेकिन यह समृद्ध वृद्धि वाला एक या दो पल। उदाहरण के लिए एपागलस या सतावर होता है। जड़ें जिस मृदा से जल को अवशोषित करती है वह क्या है? तो वह कैपिलरी है। जड़ें जिस मृदा से जल को अवशोषित करती है वह क्या है? तो उसे हम लोग कैपिलरी कहते हैं। जड़ें जो हैं जिस मृदा से जल को अवशोषित करती है उसे कैपिलरी कहते हैं। पौधे केवल कोशिका जल कैपिलरी वाटर से को ही अवशोषित करती है। यह जल मृदा के कणों के बीच सूक्ष्म रंध्रों में पाया जाता है, या मृदा के कणों के बीच सूक्ष्म रंध्रों में पाया जाता है। फिर आता है गुरुत्वीय जल, या गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे चला जाता है और पौधे में नहीं मिलता है, वाटर टेबल बनता है। आर्द्रताग्राही जल, या मिट्टी के कणों से बहुत मजबूती से चिपक जाता है और पौधे से नहीं मिल पाता है। फिर आता है रवेदार जल, या खनिज के साथ रासायनिक रूप से जुड़ा होता है। जल अवशोषण या मूल रूट हेयर द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया द्वारा कार्बन CO2 के रूप में वायुमंडल में लौट आती है? तो उसे हम लोग कहते हैं, ये होता कब से है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया द्वारा कार्बन CO2 के रूप में वायुमंडल में लौट आती है? तो वो आती है आपका किससे? एक से अधिक है। कौन कौन है? क्षयग्रस्त जीव से और श्वसन से लौट आती है। श्वसन, सभी जीव, पौधे या जंतु ऑक्सीजन लोहे लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। अपघटन का क्षय, मृत जीवों में शरीर का बैक्टीरिया का आदत द्वारा विघटन करने पर CO2 मुक्त होती है। दहन, कॉम्बिनेशन क्या है? तो जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल जलने पर CO2 निकलती है। ज्वालामुखी विस्फोट, CO2 की वायुमंडल में आती है। प्रकाश संश्लेषण, यह एकमात्र प्रमुख रासायनिक है जो वायुमंडल में CO2 को हटाती है और उपयोग करती है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा लगभग में 0.03 से 0.04 होता है। पौधे अपनी जड़ों में रेशे द्वारा मिट्टी में जल का अवशोषण करती है, और यह कार्य किस कारण से होता है? ये होता है आपका परासरण संगठन की विभिन्नता के कारण। जड़ों द्वारा जल का अवशोषण परासरण विधि द्वारा होता है। जड़ों का कोशिकाओं में रूट हेयर सेल ट्रैप का परासरण दाब सांद्रता मिट्टी के पानी में अधिकता होती है। जल हमेशा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करता है। सक्रिय अवशोषण या ऊर्जा ATP का प्रयोग होता है, जबकि निष्कासन में वाष्पोत्सर्जन खिंचाव काम करता है। विसरण, गैसों का आदान प्रदान O2 और CO2 विसरण द्वारा होता है। जीव द्रव कुचन क्या है? तो कोशिका में पानी का बाहर निकालने पर जीव द्रव का सुकुड़न, जैसे नमक छिड़ने के घास का मरना होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 87 देखें। मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सी सहायक ग्रंथि उपस्थित होती है? मानव शरीर के पाचन के लिए कौन सी सहायक ग्रंथि उपस्थित होती है? तो वो होती है आपका यकृत होती है। मानव शरीर के पाचन के लिए कौन सी सहायक ग्रंथि है? तो वो यकृत है।
यकृत मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि ग्लैंड होती है। इसका पीत रस का निर्माण होता है जो वसा के पायसीकरण में मदद करता है। पीत रस पित्राशय में जमा होता है। यकृत यूरिया का निर्माण करता है और इसे हिपेरिन बनाता है जो नसों में खून जमने से रोकता है। फिर विषमता पदार्थों में निराशित करता है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो इंसुलिन और पाचक रस दोनों बनाती है। क्वेश्चन नंबर 88, निषेचन के पश्चात बीजांड एक कठोर आवरण विकसित करता है या किसमें विकसित होता है? तो ये बीज में विकसित होता है। निषेचन के बाद बीजांड बीज का परिवर्तन हो जाती है। बीजांड परवक्कल फल फ्रूट में बदल जाता है। फिर आता है अंडाशय की भांति फलाभित्ति बनती है। भ्रूणपोष बढ़ते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करता है जैसे नारियल का पानी। बिना निषेचन वाले फल में बनने की प्रक्रिया को अनिषेची फलन कहते हैं जैसे उदा को केला हो गया। आवृत बीज पौधे में द्विनिषेचन एक विशिष्ट घटना है। क्वेश्चन नंबर 79, चाय के पत्ती के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो चाय के पत्ते के उपचार के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जीवाणु का प्रयोग करते हैं। चाय के पत्तियों को क्लोरिंग में जीवाणु का उपयोग किया जाता है। मुख्य जीवाणु ब्रेसिलियस मेगाथीनियम या माइक्रोकैलेसस कैरिडेस है। यह प्रक्रिया चाय के विशिष्ट स्वाद और सुगंध उत्पन्न करती है। तंबाकू की पत्तियां क्लोरिंग में बैक्टीरिया ब्लेसिस मेगालिथिस का प्रयोग करती है। दूध से दही बनाने को लैक्टोबैलिसिस जीवाणु का प्रयोग होता है। दूध से दही कैसे बनता है? लैक्टोबैलिसिस जीवाणु के उपयोग से बनता है। सिरका का निर्माण एसियोबैक्टर ईसीटी जीवाणु का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 90, कौन सा अंतःपरजीवी है? कौन सा अंतःपरजीवी है? तो पट्टकृमि। कौन सा है? कौन सा अंतःपरजीवी है? तो पट्टकृमि। कौन? पट्टकृमि एक अंतःपरजीवी होता है। कौन सा? पट्टकृमि एक अंतःपरजीवी होता है। पट्टकृमि एक अंतःपरजीवी है जो मनुष्य के आंतों में होता है। यह उभयलिंगी होता है। इसमें पाचन तंत्र नहीं होता। यह पचे हुए भोजन को सोखता है। या बाह्य परजीवी जो शरीर के बाहर रहते हैं जैसे मच्छर, खटमल, जोक, किल्ली और छिचड़ी है। फीताकृमि इसे प्लेंटी हेमेथेनिज संघ का सदस्य है। इसे एक्रोसिस गोलकृमि के पेट में एक सामान्य आंत का जीवन देता है। अमरबेल एक पूर्ण तना या परजीवी का पौधा है। अब क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है? 11वें सेटल मैरीटाइम लॉजिस्टिक मिडिल ईस्ट सम्मेलन के दौरान भारतीय शिपिंग रजिस्टर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण घोषणा की गई है? सऊदी अरब के दामोस में एक नया कार्यालय की शुरुआत करना। भारतीय शिपिंग रजिस्टर आईआरएस के दमाम सऊदी अरब में अपना कार्यालय खोलने की घोषणा किया है। यह सम्मेलन सस्टेनेबल शिपिंग और लॉजिस्टिक पर केंद्रित है। आईआरएस जहाज़ों की सुरक्षा, पर्यावरण मानकों और वर्गीकरण क्लासिफिकेशन की जांच करने का भारतीय संस्थान है। इसका उद्देश्य मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट में भारत की समुद्री उपस्थिति मैरीटाइम प्रेजेंस को मजबूत करना है। भारत में चाबहार बंदरगाह ईरान इसी का संचालन करता है। अब आइए 92 नंबर। अब 10 गो करंट अफेयर है। 8 मई 2025 को मनाए गए विश्व रेड क्रॉस दिवस किसका मुख्य विषय क्या है? तो उसका है मानवता को जीवित रखना। मानवता को जीवित रखना इसकी थीम है कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। मानवता को जीवित रखना। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस के संस्थापक हेनरी ड्यूटेनेट का जन्मदिन होता है। हेनरी ड्यूटेनेट का पहला नोबेल शांति पुरस्कार 1901 में मिला था। रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। रेड क्रॉस संस्था 3 बार 1917, 44 और 63 में नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका। कब कब? 17 में, 44 में, 63 में नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में की गई थी। अब आइए 93 नंबर। भारत की पहली निजी स्वामित्व वाली हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने किस यूरोपीय एरोस्पेस के साथ साझेदारी की थी? तो एयरबस के साथ की थी। टाटा टीएसएल और एयरबस ने मिलकर भारत में हेलीकॉप्टर निर्माण की साझेदारी की है। यह वडोदरा गुजरात में स्थापित की जाएगी। यह H-125 श्रेणी का नागरिक हेलीकॉप्टर सिविल हेलीकॉप्टर का निर्माण करेगी। यह भारत की पहली निजी क्षेत्र का हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी। यह टाटा एयरबेस C-295 परिवहन विमान को बड़ोदरा में बना रही है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए एसोटिक सदस्य के रूप में किन 2 देशों को शामिल किया गया है? तो किन 2 देशों को शामिल किया गया है हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में? तिमोर लेस्ते और जाम्बिया को। आईसीसी तिमोर लेस्ते और जाम्बिया को नए एसोसिएट सदस्य बनाया गया है। साथ ही आईसीसी की कुल सदस्यों की संख्या 110 हो गई है। आईसीसी का मुख्यालय दुबई यूएई में है। वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह है। अभी कौन है आईसीसी का अध्यक्ष? जय शाह है। भारत में क्रिकेट के 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल किया गया है। 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में भारत के कौन सा रैंक हासिल किया है? तो 7वीं स्थान हासिल किया है। भारत ऑस्ट्रेलिया के आयोजित होने वाले 66वें IMO 2025 में 7वीं रैंक हासिल किया है। भारतीय टीम ने 3 स्वर्ण,
2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। भारत अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में पहले टॉप 10 स्थान पे है। भारत का परिचय होमी भाभा विज्ञान संस्थान मुंबई द्वारा किया गया है। श्रीनिवास रामानुजी की जयंती राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 96 नंबर DGFT एसएमएमई मंत्रालय द्वारा निर्यातकों को विशेषकर एमएसएमई की मदद करने के लिए लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? उसका नाम है व्यापार ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म। क्या नाम है? ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म का काम है ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म। उद्देश्य भारतीय निर्यातकों को एमएसएमई में वैश्विक बाजार के पहुंचने में मदद करना। यह मुफ्त व्यापार समझौता एफटीए और नियमावली की जानकारी की जगह वन स्टॉप सॉल्यूशन देगा। DGFT विदेश व्यापार महानिदेशालय वाणिज्यिक मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। एमएसएमई का अर्थ होता है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। भारतीय सेना ने आकाश प्राइम मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण इस स्थान पे किया था, तो लद्दाख में किया था। आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया था? लद्दाख में किया था। आकाश प्राइम मिसाइल का लक्ष्य परीक्षण लद्दाख के उच्च गुणवत्ता हाई एल्टीट्यूड में 15,000 फीट के क्षेत्र में किया गया। यह सतह से हवा आकाश कैसे मार करता है? सतह से हवा में सरफेस टू एयर मार करने वाली मिसाइल है। यह DRDO रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया। आकाश प्राइम का नया FR सीकर रेडियो फ्रिक्वेंसी लगा सटीकता को बढ़ाता है। इसकी मारक क्षमता लगभग में 25 से 30 सेंटीमीटर है। 98 नंबर क्वेश्चन, मानसून का आगमन से पहले बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण BSDMA द्वारा आयोजित होने वाले वार्षिक बाढ़ सुरक्षा सप्ताह 2025 की थीम क्या है? तो पुनः तैयारी बेहतर सुरक्षा। पुनः तैयारी बेहतर सुरक्षा। इस बार की थीम है पुनः तैयारी बेहतर सुरक्षा पीरियड। इसका आयोजन 1 से 7 जून को मानसून पूर्व किया गया। उद्देश्य बाढ़ के बचाव के लिए मॉक ड्रिल और जागरूकता फैलाना। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि यह अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। बिहार में भारत में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्यों में से एक है। नई दिल्ली में केंद्रीय आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफर का उद्देश्य पहले सशस्त्र बल राष्ट्र सम्मेलन का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? तो सस्टेनेबल हॉस्पिटल आर्किटेक्चर और प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर करना है। से पूर्ण रूप से संस्टेबल हॉस्पिटल आर्किटेक्चर प्लानिंग एंड इक्विपमेंट है। यह सशस्त्र बलों का पहला ऐसा सम्मेलन है जो चित्कर्ष बुनियादी ढांचे पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल इको फ्रेंडली और स्मार्ट अस्पतालों का निर्माण करना। सेना चित्कर्ष कोर AMC का आदर्श वाक्य है सर्वे संतु निकाया है। आज का आखिरी क्वेश्चन 100 नंबर, सितंबर 2025 में बिहार विधानसभा में राज्य की नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण बढ़ाकर कितना % कर दिया है? तो है 35% ही है। 33% पहले था सभी के लिए, वो हो चुका है 33% सभी के लिए। बिहार सरकारी नौकरियों में 50 नहीं, बिहार पंचायती राज संस्थाएं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य 2006 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(3) महिलाओं के और बच्चों के विशेष प्रावधान करता है। अनुच्छेद 16(4) राज्य में पिछड़े वर्गों को आरक्षण शक्ति देता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106वां संशोधन के तहत लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण दिया जाता है। इस तरह करके हम लोग का सेट खत्म हुआ। इसका PDF हम लोग आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा और क्यू जरूर लगाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।